ये कहानी है हारुकी की, जिसने 39 साल तक एक नर्क जैसी जिंदगी जी है। जिंदगी भर उसने दुख और धोखे सहे और आखिर में उसे कभी न ठीक होने वाली कैंसर बीमारी हो गई। ऐसी जिंदगी देने के लिए गॉड खुद हारुकी से माफी मांगते हैं। मरने के बाद हारुकी की सोल हेवन में गई। गॉड को अपने किए पे पछतावा था। वो अपनी गलती को सुधारना चाहते थे। उन्होंने हारुकी को एक नया जीवन देने का वादा किया और कहा कि वो उसकी कोई भी एक इच्छा पूरी करेंगे। हारुकी बड़ा ही सिंपल इंसान था। उसने गॉड से इच्छा मांगी कि वो एक फार्मर के रूप में जन्म लेना चाहता है और एक ऐसी जगह पे उसका जन्म हो जहां उसे पीस मिल सके। गॉड ने हारुकी की बात मान ली, लेकिन गॉड को ये काफी नहीं लगा। गॉड ने हारुकी को यूनिवर्स का सबसे पावरफुल टूल दिया, जिसका नाम ऑलमाइटी फार्मिंग टूल था। अब गॉड अपनी लाठी से हारुकी को उस वर्ल्ड में पहुंचा देते हैं जहां उसकी हमेशा से इच्छा थी। हारुकी की आंखें खुलती हैं और वो पाता है कि उसका शरीर एकदम ठीक चल रहा है। पिछली लाइफ में तो वो कई सालों तक बेड से उठ भी नहीं पाया था। हारुकी की ये नई दुनिया पूरी तरह हरियाली से भरी हुई थी। चारों ओर काफी बड़े बड़े पेड़ थे, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि हारुकी के अलावा यहाँ कोई है ही नहीं। हारुकी की इच्छा थी कि उसका जन्म वहाँ हो जहाँ कोई सिविलाइजेशन ही ना हो, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं था कि वो बिल्कुल ही अकेला हो। हारुकी के कपड़े एक फार्मर जैसे थे। उसे याद आता है कि गॉड ने उसे ऑलमाइटी फार्मिंग टूल दिया था, जिसका यूज हारुकी जमीन को फार्मिंग लायक ठीक करने में लगाने लगता है। हारुकी नोटिस करता है कि वो कितना भी हल चला ले, उसके नए शरीर में उसे थकान महसूस ही नहीं हो रही और यहाँ की मिट्टी भी इतनी उपजाऊ है कि यहाँ फसल काफी अच्छी होने वाली है। हाँ, ये जगह काफी अच्छी थी, लेकिन यहाँ हारुकी के साथ जंगली मॉन्स्टर्स भी हैं, तो ये जरूरी था कि हारुकी के पास एक ऐसी जगह होनी चाहिए जिसे वो घर कह सके। हारुकी पूरे जंगल को एक्सप्लोर करता है और एक ऐसी जगह की तलाश करता है जहां वो अपने फार्मिंग का काम शुरू कर सके। हारुकी को जंगल में काफी बड़ा पेड़ मिला जिसको वो अपना घर बना सकता था, पर एक समस्या अभी तक बाकी थी। हारुकी को पूरे जंगल में ना तो कोई नदी ना तो कोई तालाब मिला, जो कि उसकी प्यास और फार्मिंग के लिए काफी जरूरी है। हारुकी फैसला करता है कि वो खुद कुआं खोदेगा। हारुकी अपने ऑलमाइटी हथियार को फावड़े में बदल लेता है और जमीन को तब तक गहराई तक खोदता रहता है जब तक उसे पानी नहीं मिल गया। अब पानी का सोर्स मिलने के बाद उसने जमीन साफ करना शुरू कर दिया। एक पेड़ हारुकी के रास्ते में आ रहा था, जो उसकी खेती में बाधा बन रहा था। अब हारुकी ने सोचा कि वो अपनी पिछली लाइफ की नॉलेज का इस्तेमाल करके इस पेड़ को काट देगा, लेकिन वो ये देख हैरान हो गया था कि ऑलमाइटी टूल के एक ही वार से वो पेड़ कट के नीचे गिर गया था। हारुकी बार बार बचा, वरना वो पेड़ उसके ऊपर ही गिर जाता। हारुकी सोचता है कि उसे अपने कुछ खाने के लिए खाना इकट्ठा कर लेना चाहिए। तब उसे इसका एहसास हुआ कि उसने इतनी मेहनत की, इसके बावजूद उसे भूख नहीं लग रही है। शायद ये गॉड के दिए शरीर का ही कमाल था। अब हारुकी ऑलमाइटी टूल से सभी लकड़ियों को शेप में काटने लगता है, जो उसके घर बनाने के काम में आने वाली थी। गॉड का दिया ये ऑलमाइटी टूल हारुकी के सोचे हर एक टूल में कन्वर्ट हो जाता है, सिवाय कोई हाईटेक टूल के। अब हारुकी ने लकड़ियों को तो इकट्ठा कर लिया था, लेकिन वो घर बनाएगा कैसे? घर बनाने के लिए लकड़ियों के साथ कीलों की भी जरूरत होती है। तभी हारुकी ने गौर किया कि शाम हो चुकी है और जल्द ही अंधेरा भी होने वाला है। हारुकी को तुरंत आग बनाने की जरूरत थी, नहीं तो उसे पूरी रात अंधेरे में काटनी होगी। लेकिन आग जलाने के लिए उसके पास चीजें नहीं थी। वो अपने ऑलमाइटी टूल का इस्तेमाल करता, लेकिन वो भी काम नहीं आता। अगर वो अपने ऑलमाइटी टूल को माचिस बॉक्स में बदल भी लेता तो उसे डर था कि माचिस के खत्म होते ही कहीं उसका हथियार भी खत्म ना हो जाए। फिर उसने अपने हथियार को मैग्नीफाइंग ग्लास में बदला। हारुकी ने सोचा कि वो सूरज की रोशनी से आग पैदा करेगा, लेकिन सूरज तो डूब चुका था। आखिर में हारुकी ने उसी बड़े पेड़ के अंदर एक जगह बनाई जहां बेचारा वो पूरी रात काटने वाला था। हम देखते हैं कि हारुकी लकड़ियों से बर्तन बना रहा है। हारुकी अंधेरे में भी देख पा रहा था, शायद गॉड के दिए इस शरीर की वजह से। अब सुबह होते ही हारुकी पानी चेक करने के बाद सबसे पहले मैग्नीफाइंग ग्लास से आग जलाता है, जिसके बाद वो जंगल में वापस पेड़ काटने लगा। पूरे दिन पेड़ काटने के बाद भी हारुकी का शरीर थका नहीं था।
लेकिन अब उसे थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी थी। अचानक हारुकी को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उसने देखा कि एक रैबिट मॉन्स्टर उस पर हमला करने वाला है। हारुकी ने घबराहट में ऑलमाइटी टूल उसके सिर पे मार दिया, जिस कारण उस रैबिट की मौत हो जाती है और हारुकी के आज के खाने का इंतजाम हो गया था। अब उसने खाना खाया है तो कहीं निकालना भी पड़ेगा, इसीलिए हारुकी ने इस दुनिया में इनोवेटिव टॉयलेट का इन्वेंशन किया। पर ये तो फिर भी खुले में करने जैसा ही लग रहा था। हारुकी ने 4 दीवार बनाई ताकि वो अपना काम आराम से कर सके। इसके बाद हारुकी ने वापस अपनी खेती का काम करना शुरू कर दिया था। और अब जो हारुकी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वो अपने खेत में कौन सी सब्जियां उगाएगा, क्योंकि टमाटर, खीरा, प्याज सभी अच्छे हैं। अब यही सोचते सोचते हारुकी ने कुछ ज्यादा ही खेत खोद दिया था और उसे एहसास हुआ कि फसल उगाने के लिए उसके पास बीज भी नहीं है। शाम हो चुकी थी। हारुकी फैसला करता है कि वो कल जंगल से बीज ले आएगा, लेकिन अगले दिन हारुकी ये देख हैरान हो जाता है कि खेत में तो फसल बिना बीज के ही उग रही है। लगता है कि ये ऑलमाइटी टूल का ही असर है। इसके बाद हारुकी ने अपने खेत के चारों ओर प्रोटेक्शन बनाई ताकि ज़ॉम्बीज उसकी फसल को तबाह ना कर दे, और उसने चारों ओर गड्ढा भी कर दिया था ताकि कोई जंगली मॉन्स्टर उसे पार भी ना कर सके। ये प्रोसेस कुछ दिनों तक चलता रहा, लेकिन जब फाइनली फेंस का काम कंप्लीट हुआ, हारुकी ने नोटिस किया कि ये फसल बहुत जल्दी ग्रो हो रही है। अब बची लकड़ियों का यूज करके हारुकी ने एक छोटा सा घर बनाया और अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उसकी छत बनाई। ऐसे ही खेती करते करते कई और दिन बीत जाते हैं। एक दिन हारुकी को अपने खेत के बाहर कुछ घायल भेड़िए दिखते हैं। ऐसी हालत में वो खतरनाक तो नहीं लग रहे थे। हारुकी उन्हें मीट देकर उनकी मदद करता है, जो उसे हाल ही में एक जंगली सुअर को मार के मिला था। हारुकी को इन भेड़ियों में अपॉर्चुनिटी दिखी। हारुकी को डॉग पसंद थे, उसे हमेशा से एक कुत्ता पालना था। हारुकी गौर करता है कि इन भेड़ियों में एक मादा भेड़िया है जो कि प्रेग्नेंट है और इस वक्त उसे दर्द हो रहा है। शायद वो अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी। हारुकी उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें अपने घर ले आया और जो भी वो कर सकता था उसने वो किया। उस रात हारुकी वापस उस पेड़ के अंदर सोया था। जब हारुकी ने सुबह जाकर देखा, वो मादा 4 बच्चों को जन्म दे चुकी थी। इस चीज को सेलिब्रेट करते हुए हारुकी ने उन्हें अपना सबसे लजीज मीट खाने को दिया। तब से वो भेड़िए हारुकी के घर को अपना ही घर मान चुके थे। तो हारुकी को अपने लिए एक और नई झोपड़ी बनानी पड़ी, जो कि पहली वाली से काफी बड़ी और अच्छी भी थी। हारुकी के बोए हुए प्लांट्स भी कटाई के लिए तैयार थे। ये भेड़िए हारुकी की फार्मिंग लाइफ में काफी काम आ रहे थे। वो जानवरों का शिकार करते थे, जिसमें हारुकी का भी काम हो जाता था, और साथ ही वो हारुकी के खेत की भी रक्षा करते थे। ये मांसाहारी जानवर हैं, लेकिन हारुकी के खेत की ये सब्जियां भी खा लेते थे। हारुकी को एक और झोपड़ी बनानी थी जिसमें वो सब्जियों को स्टोर कर सकेगा। उसे भी काफी चीजें बनाने की जरूरत है। हारुकी को अपनी फार्मिंग लाइफ में अभी भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो फॉरेस्ट ऑफ डेथ में जाने की बात कर रही थी। कहा जाता है कि ये फॉरेस्ट काफी खतरनाक मॉन्स्टर से भरा हुआ है। वो आदमी उस लड़की को वहाँ जाने से मना भी कर रहा था, लेकिन वो जगह खतरनाक है इसीलिए वो वहाँ जा रही है। वैसे इस चीज से ये साफ हो जाती है कि इस दुनिया में भी सिविलाइजेशन मौजूद है। अब हमें वापस गॉड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि एक बार फिर गॉड से गलती हो गई है। उन्होंने गलती से हारुकी को फॉरेस्ट ऑफ द डेथ में रिवाइव कर दिया है, जो कि काफी खतरनाक जगह है। वो हारुकी की सोल को भी वापस नहीं बुला सकते क्योंकि ये नियमों के खिलाफ है। खैर, हारुकी अपने ऑलमाइटी फार्मिंग टूल्स के सीक्रेट्स को जानने लगा है। जब हारुकी आलूओं के बारे में सोच रहा था, तब ऑलमाइटी फार्मिंग टूल ने मैजिक के जरिए खेतों में अपने आप ही आलूओं के बीजों को बो दिया था। उसने इस ट्रिक का यूज करते हुए अपनी सारी पसंदीदा सब्जियों को उगाया। हारुकी ने इस चीज को भी नोटिस किया कि ऑलमाइटी टूल से ग्रो की गई सब्जियां काफी जल्दी उग जाती हैं। इस चीज का शुक्रिया अदा करने के लिए हारुकी ने गॉड के सम्मान में 2 मूर्तियां बनाई। हारुकी ने अपनी उगाई सब्जियों से खाना बनाया, जो कि ठीक ही था, बस बिना नमक के खाना बड़ा बेस्वाद लग रहा था। अपने खेतों से थोड़ी दूर हारुकी ने कुछ फलों की खेती की और वक्त के साथ उसने नोटिस किया कि इन भेड़ियों के सिर पर तो सींग उगने लगे हैं। खैर,
हारुकी के ये रूममेट्स उसकी काफी मदद कर देते हैं। इनके कभी न खो जाने वाले टैलेंट की वजह से हारुकी ने जंगल के बहुत बड़े हिस्से को एक्सप्लोर कर लिया है और उसे अधिक मात्रा में पानी का एक नया सोर्स मिल गया है। बस दिक्कत ये है कि वो उसे अपने खेत तक कैसे पहुंचाएगा। हारुकी को खेत तक की खुदाई करके एक रास्ता बनाना होगा, जो कि बहुत ही मेहनत का काम है और इसमें 30 मिनट तो लग ही जाएंगे। और अभी तो खेत में भी बहुत काम था और उसे रोड को बेहतर करने पर भी ध्यान देना होगा अगर उसे सलामत चीजें एक तरफ से दूसरी ओर पहुंचानी है। हारुकी का खेत काफी तेजी से ग्रो कर रहा था, इतना कि उसे खेत को और बड़ा करना पड़ा। हारुकी ने अपने खेत में नई तरह की फसलें उगाना शुरू कर दिया था, जैसे कि गन्ने और गेहूं, यहाँ तक कि और भी तरह तरह की चीजें। पर ऐसा क्यों होता है कि जब चीजें ठीक चल रही हों तो अचानक चीजें खराब क्यों होने लगती हैं? कहने का मतलब था कि सर्दियां आ रही हैं, यानी कि हारुकी को उसकी पीसफुल फार्मिंग लाइफ में और भी नई चुनौतियों का सामना करना होगा, जैसे कि ठंड में खेती कैसे हो पाएगी। ठंड में पहनने के लिए हारुकी के पास कपड़े ही कहाँ हैं। हारुकी ने रैबिट मॉन्स्टर की स्किन पहनने की कोशिश की थी, लेकिन ठंड से पहले वो उसकी बदबू से ही मर जाता। और ऐसे ही कठिन वक्त में एक साथी ही साथ निभाता है। हारुकी के पालतू ने उसकी मुलाकात एक स्पाइडर से करवाई। उसने अपनी कला से हारुकी के लिए एक रुमाल बनाया, जो कि काबिले तारीफ था। हमें पता चलता है कि ये स्पाइडर आजकल हारुकी के उस बड़े से पेड़ पर ही रहने लगा है, क्योंकि उसे हारुकी के खेत के आलू बहुत पसंद है। आलूओं के लालच में हारुकी ने उसका बहुत फायदा उठाया। तरह तरह के वस्त्र बनवाए थे हारुकी ने, यहाँ तक कि घर के लिए पर्दे, बेडशीट वही बना कर देता था। जिसके बदले में उसे क्या मिला? आलू। जब उसे एहसास होने लगा कि उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, हारुकी उसका फायदा उठा के मजे की जिंदगी जी रहा है, तो उसने एक बड़ा फैसला लिया कि वो पूरी सर्दियां नीचे नहीं आएगा। और इसको हारुकी हाइबरनेशन कहता था। हाइबरनेशन एक ऐसी स्टेट है जिसमें कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पूरी सर्दियां सोकर ही निकाल देते हैं। अगर आपका सवाल ये है कि ये पूरी सर्दियां सोते हुए बिना कुछ खाए पिए कैसे निकाल देते हैं, तो एंटरटेनमेंट के बीच नॉलेज देते हुए मैं आपको बताता हूँ कि हाइबरनेशन में उस जानवर की शारीरिक शक्ति का यूज ना के बराबर होता है और जिंदा रहने के लिए उनका शरीर उनके ही शरीर पर मौजूद एक्स्ट्रा फैट का यूज करता है। हारुकी का टाइम काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी भी उस अपनी पीसफुल लाइफ में किसी चीज की कमी लगती है। अब जब आपके पास सब कुछ हो तब एक मर्द को क्या ही चाहिए होगा। खैर, अब कहानी कुछ महीने आगे जाती है, जब गर्मियां वापस लौट आई थी। अब तक हारुकी के पालतू कुत्तों के बच्चे बड़े हो चुके थे। वो लोग सफर पर गए और जब वापस लौटे तो अपने पार्टनर्स के साथ। हमें पता चलता है कि ज़ाबुटोन ने भी बच्चे दे दिए हैं। एक तो इन्होंने हारुकी के घर को आश्रम बना दिया था, ऊपर से ये हारुकी के सिंगल होने के जख्म पर नमक छिड़क रहे थे। बस बेचारा हारुकी ऐसे हालातों में पागल ना होकर कुछ गलत ना कर बैठे। खैर, कुछ दिनों बाद जब हमेशा की तरह हारुकी अपने खेतों में काम कर रहा था, तो अचानक ज़ाबुटोन खतरे की घंटी बजाने लगता है। हारुकी ने जब जंगल में जाकर देखा तो उसे वहाँ एक बच्ची दिखी जो घायल दिख रही थी। वो हारुकी से मदद मांग रही थी। हारुकी के पालतू भेड़िए उस लड़की को देख घुर्रा रहे थे। हारुकी ने उन्हें रोका और जैसे ही वो उस बच्ची की मदद करने उसके पास गया, वो लड़की हारुकी को काट लेती है। हारुकी का खून चूसने के बाद वो अचानक ही ट्रांसफॉर्म होने लगी थी, लेकिन अपने सामने ही अपने मालिक पर हमला होता देख फिर जो रेल उस लड़की की उन भेड़ियों ने बनाई, हारुकी बड़ी मुश्किल से उन्हें रोक पाया था। वो लड़की वापस अपने पिछले रूप में आ गई थी। हारुकी ने उस लड़की की कहानी सुनी। उसे पता चला कि ये लड़की एक वैम्पायर है और उसे अपने आप को रिकवर करने के लिए हारुकी के खून की जरूरत थी। इस खतरनाक जंगल में कुछ लोगों ने उस पे हमला कर दिया था। उनसे ही अपने आप को बचाते हुए उसके शरीर की सारी शक्तियां खत्म हो गई। हारुकी ने उसकी बात को समझा और उससे अपना खून ऑफर किया। खून पीने के बाद वो लड़की वापस अपने रूप में तो आ गई, पर हारुकी ने नोटिस किया कि वो पिछली बार जितनी बड़ी नहीं हुई थी। वो लड़की हारुकी को बताती है कि अगर वो ज्यादा खून पिएगी तो हारुकी की जान खतरे में आ सकती है। हारुकी कहता है कि तुम्हें जितने खून की जरूरत है तुम उतना खून पी सकती हो। असल में जब इस लड़की ने हारुकी का खून पिया था, हारुकी को कुछ महसूस ही नहीं हुआ। शायद गॉड की दी गई इस हेल्दी बॉडी की वजह से। हारुकी उस लड़की को अपने घर लेकर आता है। जंगल के बीच इतना बड़ा और खूबसूरत खेत देख वो लड़की हैरान हो गई थी। उसने हारुकी के खेत के फल भी ट्राई किए जो कि उसे काफी पसंद आए। उसका कहना था कि उसने इतने स्वादिष्ट फल आज तक नहीं चखे थे। ये सुन के हारुकी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर इस दुनिया की बात हो या तो उस दुनिया की, ये पहली बार था जब किसी ने हारुकी की तारीफ की थी। इसके बाद उन दोनों ने एक साथ काफी टाइम स्पेंड किया।
उस लड़की को हारुकी के साथ काफी मजा आ रहा था, लेकिन हारुकी ये देख हैरान हो जाता है कि ये लड़की मैजिक यूज करती है। हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम लू है और वो मेडिकल प्लांट्स पे रिसर्च कर रही है और इसी के चलते वो इस फॉरेस्ट में आई थी। लेकिन कुछ नोबल्स ने उसे देख लिया था और उनसे ही बचते हुए उसकी ऐसी हालत हो गई थी। वैसे वो लड़की हारुकी को रियलाइज करवाती है कि वो भी तो मैजिक यूज करता है। हारुकी का हथियार कोई मैजिक आइटम से कुछ कम नहीं। खैर आज का दिन इन दोनों के लिए ही सरप्राइजेस से भरा रहा, लेकिन अब लू को यहाँ से जाना होगा। हारुकी रियलाइज करता है कि अगर आज उसने कुछ नहीं कहा तो वो वापस अकेला हो जाएगा। हारुकी रू को यहाँ रुकने के लिए कहता है। लू मान भी जाती है कि अपनी रिसर्च के लिए वो कुछ दिन यहाँ रुक सकती है, लेकिन हारुकी चाहता था कि वो हमेशा उसके साथ रहे। अचानक ऐसी बातें सुनकर लू शर्माने लगी थी। लू उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो एक वैम्पायर है और नोबल्स उसके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन हारुकी कहता है कि उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। हारुकी लोगों से बात करने में अच्छा नहीं है, वो लोगों से अलग रहना चाहता था, लेकिन अब उसे रियलाइज हो रहा है कि वो अकेला नहीं रह पाएगा। लू कहती है कि वो रुक जाएगी, लेकिन हारुकी के अचानक प्रपोज करने से वो थोड़ी सरप्राइज हो गई थी और अब जाके हारुकी को रियलाइज हुआ कि उसने क्या कर दिया है। वो लू को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी बातों का वो मतलब नहीं था, तो अब लू को गुस्सा आने लगता है कि क्या हारुकी उसके साथ मजाक कर रहा था। हारुकी उससे माफी मांगता है, लेकिन वो चाहता है कि वो वहीं रुक जाए। लू उसकी बात को मान लेती है और इस खुशी में हारुकी लू से चिपकने लगता है। अब हारुकी के दिन बदलने लगे थे। उसे कोई मिल गया था जो उसे सुबह सुबह गुड मॉर्निंग कहे। हारुकी लू को बताता है कि वो उसके विलेज की पहली पर्सन है। हारुकी की ये जगह अभी तो कोई विलेज नहीं है, लेकिन वो यहाँ अपना एक गांव बसाना चाहता है। तभी हारुकी का डॉग भौंकने लगता है। वो हारुकी को रियलाइज करवा रहा था कि वो उसके गांव का पहला पर्सन है और अगर सभी को गिना जाए तो लू 30th पर्सन है इस विलेज की। हारुकी की बात सुन के लू हंसने लगती है। वैसे लू चाहती थी कि यहाँ मेडिकल हब्स को भी उगाया जाए और ऑलमाइटी टूल के साथ ये काफी आसान था। इसके बाद हमें उसी बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ आज एक और कोई लड़की आई है और वो भी फॉरेस्ट ऑफ द डेथ जाना चाहती है। वो आदमी उस लड़की को भी एडवाइस देता है कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन उस लड़की को देख के तो ऐसा नहीं लगता कि वो उसकी बात मानने वाली थी। जब से लू हारुकी की जिंदगी में आई है, उसने हारुकी की लाइफ को आसान कर दिया है। यहाँ तक कि उसने नमक की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया था। असल में यहाँ नमक हमेशा से मौजूद था, बस उसे डिसॉल्व करने की जरूरत थी। यहाँ आने के बाद लू ने काफी सारी चीजें हारुकी को सिखाई और ऐसे ही जब उनके दिन अच्छे चल रहे थे, एक दिन ज़ोबुटोन वापस खतरे की घंटी बजाता है। हारुकी और लू ने जब जंगल में जाके देखा तो हारुकी के पालतुओं ने आज फिर एक लड़की को दबोच के रखा हुआ था। हारुकी ने उस लड़की की मदद की। हमें पता चलता है कि ये लड़की एक एंजल है और अपने आप को हील कर सकती है। अचानक हम देखते हैं कि लू वहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। जब एंजल ने लू को देखा, वो उस पर चिल्ला पड़ी, जो कि ये बात हारुकी के पालतुओं को पसंद नहीं आती। उन्होंने उस एंजल की बैंड बजा दी थी। हारुकी ने एंजल को बचाया और उसे अपने घर ले आया। हमें पता चलता है कि हारुकी के डॉग्स पर मैजिक काम नहीं करता और वो स्पेल्स को भी काफी अच्छे से डॉज कर लेते हैं, जिसके जीते जागते गवाह ये एंजल और लू हैं। वैसे वो एंजल लू से पूछती है कि आखिर उसके साथ ये आदमी कौन है। लू ने शर्माते हुए जवाब दिया कि ये उसके पति देव हैं। ये सुन वो एंजल हैरान हो गई थी। हारुकी ने भी लू की बात में हामी भरी। खैर वो एंजल अपना नाम टिया बताती है और वो एक वॉरियर है और ये वही नोबल है जो लू के पीछे पड़ी हुई थी। हमें पता चलता है कि लू ने गुस्से में एक पूरे शहर को तबाह कर दिया था। लू कहती है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। नोबल्स ही जबरदस्ती उससे मेडिकल हब्स और ड्रग्स बनवाते थे। लेकिन टीना सच बताती है कि लूना रात भर एक पागल साइंटिस्ट की तरह रिसर्च करती रहती है और अजीबो गरीब मेडिसिन बनाती है, और अगर इस बीच उसे कोई परेशान करे तो वो वहाँ तबाही मचा देती है। खैर लूना इन सभी बातों को भुलाकर टिया को यहीं रुकने को कहती है। उसने टिया को हारुकी का पूरा खेत दिखाया और उसने ज़ाबुटोन से भी टिया को मिलवाया, लेकिन टिया ज़ाबुटोन को देख बेहोश हो जाती है। वैसे फसल काटने का वक्त हो चुका था और ये लोग अपने ही मेहमान से खेती बाड़ी करवा रहे थे। उन तीनों ने पूरी शाम भर मेहनत की। टिया को हारुकी के खेत के फल और सब्जियां काफी पसंद आई थी। उसने रियलाइज किया कि खेती बाड़ी का काम भी मजेदार हो सकता है। ये सुनने के बाद लू टिया को हमेशा के लिए यहीं रोकने लगती है। टिया कंफ्यूज हो गई थी। लू का कहना था कि वो अकेले नहीं झेल पाएगी, लेकिन लू का मतलब गाय के गांव को बेहतर बनाने में मदद करने से था। खैर टिया ने भी इन्हें ज्वाइन कर लिया
एक दिन टिया ने कहा कि उन्हें और भी स्ट्रॉबेरीज को उगाना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं था। अगर खेत को बड़ा भी कर दिया जाए तो ये तीनों मिलकर भी इतने काबिल नहीं कि उसे जोत सके। हम देखते हैं कि भेड़ियों की फैमिली भी काफी बड़ी होती जा रही है और ये धीरे धीरे और भी एक्सपेंड होने वाली थी। ज़ोबुटोन के बच्चे भी सफर पर जा चुके थे और किसी दिन वो भी अपने पार्टनर्स के साथ वापस लौटेंगे। हारुकी ने उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक अलग से डॉग एरिया बनाया। फिर एक दिन टिया कहती है कि वो किसी काम से जा रही है। हारुकी को लगने लगता है कि टिया हमेशा के लिए जा रही है, लेकिन उसने कहा कि वो जल्द ही वापस लौट आएगी। पर 2 दिन बीत चुके थे लेकिन टिया वापस नहीं लौटी थी। पर फिर एक दिन टिया वापस लौटी, लेकिन इस बार वो अपने साथ कई सारी एल्फ्स को लेकर आई थी और ये सभी अब से उनके साथ ही रहने वाली थी। टिया बताती है कि इन एल्फ्स की प्रजाति और इनका घर ह्यूमंस वॉर में तबाह हो गया था और तब से ये लोग कुछ ही बचे हैं और तब से भटक ही रहे हैं। उनमें से एक एल्फ जिसका नाम रिया था, वो बोलती है कि अगर उनके पास कोई घर नहीं होगा तो वो अपनी प्रजाति को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि इन सभी एल्फ्स की उम्र 300 से 400 साल तक की है। खैर, हारुकी इनकी बात को मान लेता है, लेकिन अब ये लोग काफी ज्यादा हो चुके थे। इन सभी को साथ रहने के लिए अब एक काफी बड़ी जगह की जरूरत थी और एक काफी बड़े घर की भी। अब सच में ये लोग इस खेत को विलेज बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। पेड़ की लकड़ियों से इन्होंने अपने लिए टॉयलेट बनाए और एक बंगला टाइप घर बनाने का काम शुरू हो गया। जब हारुकी ने एक ही वार में पेड़ को काटा, वो एल्फ ये देख हैरान हो गई थी, क्योंकि इस दुनिया के पेड़ लोहे जितने मजबूत हैं। वैसे ये एल्फ हारुकी से बेहतर कंस्ट्रक्शन का काम जानती थी। हारुकी का काम तो बस यहाँ लिया के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना था। उन एल्फ्स ने मिलकर वाकई कमाल का घर बनाया था। लू और टिया कहती हैं कि ये उनकी छोटी झोपड़ी से तो बहुत बेहतर है। ये सुन हारुकी को बुरा लगता है। आखिर उसने वो झोपड़ी काफी मेहनत से बनाई थी। खैर, इस घर के एंट्रेंस के सामने ही एक काफी बड़ा लिविंग रूम था और वहीं पर एक डाइनिंग टेबल है जहाँ सभी लोग एक साथ बैठ सकते हैं, और सेकंड फ्लोर जहाँ सभी के लिए अलग अलग रूम मौजूद हैं। हारुकी कहता है कि काश सभी के लिए ये जगह पीसफुल जगह बन सके। हम देखते हैं कि एल्फ्स को भी खेती बाड़ी के काम में बहुत ही मजा आ रहा है। हारुकी को पता चलता है कि एल्फ्स फायर मैजिक का यूज करना जानती हैं और वो लोग मीट भी खाते हैं। हारुकी को ये सुन काफी हैरानी हुई थी। उसे लगा था कि एल्फ्स प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं और अगर वो लोग मीट खाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। लिया बोलती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर वो सच में ऐसे होते तो वो तो सरवाइव ही नहीं कर पाते। खैर, इन बातों को बदलकर लिया बोलती है कि वो लोग उसके लिए लोहार का काम भी कर सकते हैं। हारुकी को अब तक लग रहा था कि इस दुनिया में ड्वार्फ्स होते होंगे जो लोहार का काम संभालते होंगे। उन एल्फ्स ने मिलकर एक भट्टी तैयार की और एक कढ़ाई बनाई। लिया बोलती है कि तकदीर वक्त के साथ सब कुछ सिखा देती है। अगर तुम 200-300 साल तक बिना घर के ऐसे ही भटक रहे हो तो। लिया बोलती है कि वो लोग सब कुछ कर सकते हैं सिवाय सेटल होना और रिप्रोड्यूस करना। हारुकी बोलता है कि इसकी चिंता तुम मत करो, ये तो वो संभाल लेगा। अरे मैं आपको बता दूं कि हारुकी की बात का मतलब सिर्फ सेटल होने से था। दूसरी चीज के ऊपर तो हारुकी चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकता। खैर, वक्त के साथ इन्होंने ब्रेड बनाने का तरीका भी ढूंढ लिया था और इसीलिए हारुकी सोच रहा था कि अब उसे गेहूं की फसल को और भी बढ़ा देना चाहिए। तभी हारुकी के मन में एक सवाल आता है और वो लू से पूछता है कि कहीं इस जगह का कोई मालिक तो नहीं है। लू बोलती है कि इस जंगल का कोई मालिक नहीं है, तो टेक्निकली ये जगह डीमन लॉर्ड को बिलोंग करती है। हारुकी ये सुन डर जाता है कि कहीं यहाँ के डीमन लॉर्ड उन पे गुस्सा ना हो जाए। लू पूछती है कि क्या शुरुआत में हारुकी की इसमें किसी ने मदद की थी। हारुकी मना कर देता है तो लू बोलती है फिर तो तुम ही इस जगह के मालिक हो। अब इसके कुछ देर बाद हम उन तीनों लड़कियों को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। वो लोग हारुकी के बारे में बात कर रहे थे। उनका कहना था कि हारुकी काफी अजीब है, उसने यहाँ डीमन वुल्फ और डीमन स्पाइडर को टेम किया हुआ है। और ऐसे ही लिया भी बोलती है कि वो एल्फ्स के बारे में काफी अजीब बातें कर रहा था। खैर, वो लोग इन बातों पे ज्यादा गौर नहीं करते और यहाँ हम हारुकी को देखते हैं जिसे अचानक याद आया कि उसे तो झरने का पानी अपने खेतों तक लाना है। जब हारुकी इस काम के लिए जा ही रहा था तभी ज़ोबुटोन हारुकी को एक बी दिखाती है। ज़ोबुटोन उसे खाने वाली नहीं थी। हारुकी ने देखा और एहसास किया कि ये क्वीन बी है जो कि बहुत ही परेशानी में है। हारुकी ने उसके लिए भी एक घर बनाया और सिर्फ 10 दिनों में ही वहाँ बहुत बड़ा मधुमक्खियों का छत्ता बन चुका था। हारुकी के लिए
तो शहद का भी इंतजाम हो चुका था। उसने सोचा कि अब उसे एक गार्डन भी बना देना चाहिए ताकि मधुमक्खियों को फूल की तलाश में ज्यादा दूर न जाना पड़े। जब हारुकी ये सब सोच ही रहा था तभी टिया हारुकी से मिलने आती है और यहाँ इतना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता देख टिया तुरंत डर कर वहाँ से भाग जाती है। वैसे इन 10 दिनों में हारुकी ने काफी गहरा कुआं बना लिया है जहाँ पानी को स्टोर किया जाएगा। उसने ये प्लान लिया को भी बताया। हारुकी पानी के रास्ते को पत्थर से बनाने की सोच रहा था, लेकिन इस जंगल में इतनी मात्रा में पत्थर मिलना बहुत ही रेयर है और अगर वो लोग लकड़ियों से बनाएंगे तो पानी की लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है। इन सभी परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए हारुकी के दिमाग में एक बढ़िया प्लान आया। उसने अपने ऑलमाइटी टूल से मिट्टी को ऐसा स्ट्रक्चर दिया जो कि कंक्रीट से भी मजबूत था। उन्होंने वाटरवे को मजबूत बनाने के लिए फाउंडेशन का भी निर्माण किया और हारुकी की मेहनत और एल्स की मदद ने इस काम को काफी जल्दी खत्म कर दिया था और अब इनकी रोज कुएं से पानी लाने की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। हारुकी देखता है कि पानी के साथ साथ तो यहाँ मछलियाँ भी आ रही हैं। तभी अचानक वहाँ बहुत बड़ी मछली आ जाती है जिसने हारुकी पर लगभग हमला कर ही दिया था, लेकिन घबराहट में हारुकी ऑलमाइटी टूल से उसके टुकड़े कर देता है और अब बस उसे पकाना बाकी था। लेकिन ये फिश फॉरेस्ट ऑफ द डेथ से है और इसको लेके लू और टिया थोड़ी चिंता में थी। हारुकी उन्हें चखने के लिए देता है तो वो दोनों कहती हैं कि पहले तुम ही ट्राई करो ना। काई को तो अपना बनाया हुआ खाना काफी पसंद आया था। फिर लू, टिया और बाकी एल्स भी इसको ट्राई करती हैं। अब क्योंकि इनके पास पानी की भी अच्छी सप्लाई थी तो अब इन्होंने चावल की भी फसल उगाना शुरू किया। यहाँ के लोग ना तो चावल और ना ही चावलों की खेती के बारे में कुछ जानते थे। हारुकी के इंस्ट्रक्शंस पर चावलों की खेती हुई और शायद ऑलमाइटी टूल के मैजिक की वजह से ये फसल जल्दी उग भी गई थी और अब वक्त आ चुका था इनको काट के सुखाने का। सभी एल्स ने एक ही झटके में सभी फसलों को काट दिया और इसके बाद इन्हें सुखाने के लिए डाल दिया गया ताकि इनके अंदर का मॉइस्चर खत्म हो जाए। यह सब हारुकी ने अपनी दुनिया में टीवी पर एक फेमस आइडल को करते हुए देखा था। वहीं से हारुकी ने ये सब करना सीखा है। अब इनको साफ करने और इनके छिलके उतारने के बाद ये पकाने के लिए तैयार हो चुके थे। चूल्हा तो इन्होंने बना ही लिया था, बस अब इन्हें जरूरत थी तो आग की। लू भी फायर मैजिक करना जानती थी, वो तो पूरे चावल को ही जलाने वाली थी। काई ने उसे समझाया कि उन्हें थोड़ी आग की ही जरूरत है। चावल पक चुके थे लेकिन हारुकी किसी को खाने नहीं देता। वो उन चावलों के राइस बॉल बना रहा था। ये लोग पहली बार राइस बॉल खा रहे थे और ये इन्हें वाकई कमाल लगता है। पर हारुकी के लिए तो राइस बॉल बचे ही नहीं क्योंकि बाकी के तो एल्स खा गई थी। ये लोग हर दिन खेतों में मेहनत कर रहे थे, लेकिन एक समस्या थी। एल्फ्स, लू या तो टिया ये सब मैजिक जानते थे। खेतों में काम करने के बाद ये लोग अपने मैजिक से कपड़े साफ कर लेते थे, पर हारुकी का क्या? यहाँ तो नहाने के लिए बाथरूम भी नहीं है। हारुकी बाथरूम बनाने का प्लान करता है और ये प्लान वो सभी को समझाता भी है कि वो लोग बाथरूम बनाएंगे कैसे। हारुकी के जिद पर वो लोग वैसा बाथरूम बनाने लगते हैं जैसा हारुकी चाहता था। उन्होंने पानी को गर्म करने का इंतजाम किया और पानी किस तरह आएगा इसका रास्ता भी ढूंढ लिया था। जिसके बाद उन्होंने काफी बड़ा बाथटब बनाया, लेकिन इसके बावजूद एक समस्या बाकी थी। आखिर बाथरूम के गंदे पानी को छोड़ा कहाँ जाएगा? नदी में गंदा पानी छोड़ना तो ठीक नहीं रहेगा ना। इसका सुझाव टिया के पास था। वो हारुकी को स्लाइम्स के बारे में बताती है। स्लाइम्स ऐसे मॉन्स्टर्स होते हैं जो गंदगी को खाते हैं और चीजें साफ कर देते हैं, लेकिन हारुकी ने तो अपनी दुनिया में स्लाइम्स के बारे में कुछ और ही सुना था। स्लाइम्स देखने में तो काफी कमजोर लगते हैं, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। वो हमेशा नए एडवेंचरर्स को टारगेट करते हैं। ज्यादातर नए एडवेंचरर्स की डेथ भी स्लाइम्स की वजह से ही होती है। ये सब हारुकी ने अपनी दुनिया में सुना था। टिया बताती है कि तुमने गलत किताब पढ़ी है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हारुकी कुछ स्लाइम्स को लेक में डाल देता है और टिया ने कुछ स्लाइम्स को बाथरूम में डाल दिया था। अब उनके ऊपर करना होगा कैसे, यही जाने। अब पानी गर्म होने के बाद हारुकी सभी को सिखाने वाला था कि नहाया कैसे जाता है, लेकिन हारुकी की बोली बात उन्हें समझ नहीं आ रही थी। उनको प्रैक्टिकल होते हुए देखना था। हारुकी के मजे आने वाले थे। उसने कपड़े उतारे और बताया कि कपड़े ऐसे उतारे जाते हैं।
पानी ऐसे डाला जाता है और अपने आप को ऐसे पहुंचा जाता है, जिसके बाद ऐसे नहाया जाता है। लड़कियां ये देख एक्साइटेड हो गई थी। उन्होंने हारुकी के साथ ही डुबकी मार दी और हारुकी को वहाँ से निकलने भी नहीं दिया। हारुकी वहाँ पे शर्माने की एक्टिंग करने लगता है और बोलता है कि लगता है उसे अलग ही बाथरूम बनाना पड़ेगा अपने लिए, लेकिन सभी लड़कियां मना कर देती हैं और बोलती हैं कि हम लड़कियां लड़कों के बराबर हैं, लड़कों को स्पेशल ट्रीट नहीं किया जाएगा। हारुकी भी लाइक ठीक है भाई। अब अगले दिन हमें पता चलता है कि हारुकी ने मशरूम उगाने का भी तरीका ढूंढ लिया है। उसी वक्त हारुकी का पालतू वहाँ आता है, जो कि पता नहीं कहां से 5 नई एल्फ्स को लेकर आ गया था। लिया ने बताया कि ये लोग पहले उनके गांव में ही रहा करते थे, लेकिन गांव तबाह होने के बाद ये लोग अलग हो गए और आज ही मिल रहे हैं। अब इन 5 एल्फ्स के लिए भी घर का इंतजाम होना था और इसी बहाने वो लोग हारुकी के घर को भी बेहतर करने वाले थे। हारुकी के तो मजे ही आ गए हैं, बंदे के पास तो नींद से ज्यादा तकिए ही हो गए हैं। ये सब होता देख हारुकी का पालतू अपनी सैड स्टोरी सुनाता है। हारुकी के पालतू का नाम कुरु है, जो कि ये नाम हारुकी ने ही दिया है। कुरु बताता है कि उसका नाम कुरु है और कुरु बताता है कि उसके मास्टर से मिलने से पहले उसका कोई मास्टर नहीं था। वो जंगलों में बंजारों की तरह ही अकेला डोला है। वो अपने आप को जंगल में सबसे ताकतवर समझता था और अपनी ही अकड़ में रहता था। लेकिन एक दिन ये एक लड़की से पिट गया। बेचारे का घमंड चूर चूर हो गया। वो उस लड़की का गुलाम बन गया, जिसके बाद उस लड़की ने उसे अपने साथ गुलाम की तरह रखा और जब भी उसका मन करता वो मेरे से अपनी जरूरत पूरी कर लेती। और एक दिन उसकी जरूरत के कारण वो प्रेग्नेंट हो गई। फिर एक और दिन आया जब दोनों का घमंड टूटा। एक मॉन्स्टर बियर ने उन दोनों को बहुत पीटा। वो इतनी गंदी तरह पिटे कि उस बियर को भी इन्हें मारने का मन नहीं किया। वो जिंदा ही इनको छोड़ देता है और ऐसी बुरी हालत में उनकी मुलाकात एक चोमू से हुई। उसकी शक्ल ही ऐसी थी कि किसी को भी गुस्सा आ जाए। कुरु को भी आ रहा था, लेकिन वो हारुकी के वेपन से काफी ताकतवर मैजिक को महसूस कर पा रहा था। वक्त के साथ उन्होंने देखा कि हारुकी काफी ताकतवर मॉन्स्टर्स को अपने दम पर ही खत्म कर देता है। तब से ये लोग हारुकी के वफादार हैं। लेकिन कुरो बोलता है कि एक ऐसा सच है जो अभी तक उन्होंने अपने मास्टर को नहीं बताया, कि वो लोग काफी खतरनाक वुल्फ हैं। इनको इन्फर्नो वुल्फ कहा जाता है। इनका नया घर बनके तैयार हो चुका है और ये घर सभी की पसंद को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। इस बड़े से घर के बीच में काफी बड़ा मेन हॉल था और हारुकी के कमरे को भी वेल डिजाइन किया हुआ था और उसके रूम के अपोजिट में ही डाइनिंग टेबल था। किचन को घर के सबसे पिछले हिस्से में बनाया गया है और बेसमेंट में भी स्टोरेज के लिए काफी जगह थी। लू और टिया को भी अपना अपना कमरा काफी पसंद आता है। तभी हारुकी को वहाँ एक रूम दिखा जिसके ऊपर ताला लगा हुआ था। उस कमरे के अंदर डबल बेड रखा हुआ था। हारुकी ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और मन में बोला कि वो ऐसे प्रिडिक्ट करेगा जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। लिया हारुकी से आकर बोलती है कि अगर उसे इस घर में कोई भी कमी लगती है तो वो जब चाहे उन्हें बताकर चेंजेस करवा सकता है। हारुकी ने मेन गेट के बाहर 2 मूर्तियां लगाई, जो कि घर की शान को और भी बढ़ा दे रहा था। आज सभी ने काफी ज्यादा मेहनत की है, तो वो हारुकी से जानना चाहते थे कि आज उन्हें खाने में क्या मिलेगा। आज हारुकी का प्लान था करी बनाने का। यहाँ के लोग करी के बारे में कुछ नहीं जानते। करी बनाना वैसे तो काफी आसान है, लेकिन करी को बेहतरीन रूप देना ये सबकी बस की बात नहीं है। हारुकी ने जब उन्हें करी के इंग्रेडिएंट्स बताए, उनके कुछ समझ आया नहीं, बल्कि वो कुछ गलत ही ले लेते हैं। हारुकी उन्हें अपने सीक्रेट खेत पे लेके आया। यहाँ जो फसलें उगाई गई थी, ऐसे पौधे इन्होंने कभी देखे भी नहीं थे, क्योंकि इस जगह का ऐसा क्लाइमेट नहीं है जो ये फसल उग सके। ये सब तो ऑलमाइटी टूल की वजह से हुआ है। हारुकी ने इन्हें जीरा दिखाया और हल्दी का पौधा भी, लेकिन ये हल्दी सुखाने के बाद ही तैयार होगी। ये काम हारुकी उन दोनों पे छोड़ देता है और ऐसे ही इन्होंने कई चीजों को इकट्ठा किया, जिनमें से एक धनिया भी था। न जाने क्यों धनिया को देखकर ये वुल्फ्स डर रहे थे। ये देखकर टिया और लू गहरी सोच में चली जाती हैं। हारुकी ने सभी मसालों को इकट्ठा कर लिया था, लेकिन वो देखता है कि यहाँ उसकी मदद करने के लिए सिर्फ लिया ही है। हारुकी को लिया से पता चला कि लू और टिया किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हैं। खैर, उन दोनों को भूलकर ये दोनों अकेले ही काम शुरू कर देते हैं। उन्होंने कढ़ाई में तेल गरम करके मीट डाला और मसाला तैयार हो जाने के बाद वो लोग कढ़ाई में जीरा डालते हैं और सब्जियां भी फ्राई हो जाने के बाद मसाले भी ठीक मात्रा में डाल दिए गए थे। करी की खुशबू ने सभी को अपनी ओर आकर्षित कर दिया था। हर कोई इसके बनने का इंतजार कर रहा था। लिया को तो इसको बनता देख ही उसके मुंह में पानी आने लगता है, लेकिन हारुकी को याद नहीं आ रहा। लेकिन उसे लग रहा था कि वो कुछ तो भूल रहा है।
सडन हारुकी को याद आया कि उसने नान तो बनाया ही नहीं। अब हारुकी को समझ नहीं आ रहा था, वो करी बनाने में इतना खो गया था कि वो तो नान को भूल ही गया। लेकिन अब क्या उसे नान बनाना चाहिए? हारुकी ये बात अच्छे से जानता था कि नान के बिना तो करी खाने का मजा अच्छे से आएगा ही नहीं। लेकिन वो लोग कई सारे थे, हारुकी को काफी ज्यादा नान बनानी पड़ेगी। लेकिन हारुकी घबराया नहीं, उसने नान बनाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ हम लू और टिया को देखते हैं, जो कि धनिया के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। तभी उन तक भी नान की खुशबू आने लगती है। शाम तक काम खत्म हो चुका था, करी और नान दोनों बनके तैयार हो चुकी थी। लेकिन कोई भी उसे खाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि ये लोग करी के बारे में कुछ नहीं जानते। इसके अंदर जो चीजें डाली गई हैं, वो इनके लिए एकदम नई है। भले ही इसकी खुशबू कितनी अच्छी हो, इनका खाने का कितना भी मन कर रहा हो। ये सभी लोग अपने आप को रोक के बैठे हुए थे। तो इसकी सबसे पहली बाइट हारुकी लेता है और उसे तो ये बहुत ही पसंद आया था। उसको देख बाकी सब भी खाने लगते हैं। हारुकी सबकी परवाह करते हुए बोलता है, जिसको भी करी पसंद ना आई हो वो अपने साथ जबरदस्ती ना करे। लेकिन ये तो फिर से करी लेने के लिए लाइन में लग गए थे। अब हारुकी को अपने लिए चिंता होने लगती है कि उसके लिए करी बचेगी या फिर नहीं। यहाँ लू वुल्फ को करी खाने के लिए देती है, लेकिन करी में धनिया होने की वजह से वो लोग भाग जाते हैं। आखिर में जो हारुकी ने सोचा था उसे करी खाने के लिए मिली ही नहीं, लेकिन वो फिर भी खुश था। वो खुश था उन लोगों की खुशी में। वैसे मैं आपको बता दूं कि सर्दियों का मौसम वापस आ रहा है और स्नोफॉल होने से पहले हारुकी ने सर्दियों की तैयारियां करना शुरू कर दिया था। उसने सर्दियों के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर ली थी और सोबुटोन के साथ आलू के बदले में कंबल का सौदा भी हो चुका था। लू और टिया पेट्स के लिए फूड स्टोर कर रही थी, क्योंकि ये लोग सर्दियों में शिकार नहीं कर पाएंगे। एल्स भी सर्दियों के लिए कुछ बना रही थी। हारुकी भी सर्दियों के लिए सब्जियां स्टोर कर रहा था। उस डब्बे को वो एक शीट से कवर कर देता है, जो कि स्नोफॉल के टाइम स्नो स्टोरेज की तरह दिखेगा। लेकिन लू को मैजिक यूज करता देख हारुकी को भी मैजिक यूज करने का मन करता है। वो मैजिक यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता। रात के समय हारुकी लू से बात करता है। उसे पता चलता है कि इग्निशन मैजिक सबसे आसान मैजिक होता है, लेकिन उसके अंदर मैजिक न होने की वजह से वो ये भी नहीं कर पाएगा। हारुकी लू की बात को समझते हुए कहता है कि उसने टिया की तरह गोलम बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसमें भी नाकामयाब रहा। लू ये सुन हैरान हो जाती है, क्योंकि गोलम बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ तक कि लू भी वो मैजिक नहीं कर सकती। ये सुन हारुकी को भी हैरानी होती है कि टिया इतनी अमेजिंग है। हारुकी के मुंह से टिया की तारीफ सुन लू को जलन तो होती है और बोलती है कि वो भी तो अपने मैजिक से कई सारी चीजें कर पाती है। हारुकी खिसिया के हंसने लगता है और बोलता है कि ये तो कहने वाली बात ही नहीं है, ये तो हम सभी जानते हैं, बल्कि सभी लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। बस सिर्फ वही है जो कुछ काम नहीं आ पाता। वो थोड़ा बहुत गार्डन का और कुकिंग का काम ही कर पाता है। लू कहती है कि तुम्हारा दिमाग सठिया गया है, यहाँ सबसे अमेजिंग तो तुम ही हो। गाय को लू की बात कुछ समझ नहीं आती। लू कहती है कि फॉरेस्ट ऑफ द डेथ में सरवाइव करना ऐसा बस तुम ही कर सकते हो। अपनी तारीफ सुन हारुकी को खुशी होती है। अगले दिन से बर्फ का गिरना भी शुरू हो गया था। बर्फ के कारण इनका ज्यादातर वक्त घर के अंदर ही बीत रहा था। अब टाइम काटने के लिए उन्हें कुछ तो मजेदार करना था। हारुकी ने अपनी दुनिया के 3 गेम्स बनाए, चेस, रिवर्सी और महाजोंग। जब उन्होंने रिवर्सी के रूल सुने, उनको तो ये गेम काफी आसान और बोरिंग लग रहा था। तभी टिया बीच में बोलती है कि ये इतना भी आसान नहीं है, ये गेम स्ट्रेटजीज पे डिपेंड करता है, जो कि इस गेम को काफी मुश्किल बना देता है। हारुकी टिया की तारीफ करता है कि वो इस गेम को एक बारी में ही समझ गई। हारुकी के मुंह से टिया की तारीफ सुन लू को एक बार फिर जलन होती है। वो टिया को रिवर्सी मैच के लिए चैलेंज कर देती है। टिया भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। उनके बीच में काफी इंटेंस मैच चल रहा था। एक जगह पे टिया ने लू को ऐसे फंसा दिया था कि यहाँ से लू का जीतना लगभग नामुमकिन हो गया था। हारुकी को भी यकीन हो गया था कि इस मैच को टिया जीत जाएगी, लेकिन तभी लू पूरे गेम को बिगाड़ देती है और कहती है कि उसका गलती से हाथ फिसल गया। लू कहती है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे याद नहीं कि हमारे पीसेस कहाँ पर थे। शायद हमें इस गेम को वापस शुरू करना होगा। लेकिन टिया ने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली हैं। वो अपने मैजिक से सभी गोटियों को उनकी पोजीशन पर बैठा देती है, लेकिन लू फिर नहीं मानती और उस गेम को वापस बिगाड़ देती है और उनके बीच में ऐसे ही एक लूप बन गया था। लू गेम को बिगाड़ती और टिया उसे वापस ठीक कर देती। यहाँ लिया भी एक एल्फ के साथ रिवर्सी का मैच खेल रही थी और उसमें कुरू लिया की मदद कर रहा था और हैरानी की बात है कि कुरू ने मैच को जिता भी दिया था।
बल्कि काई भी ये देख हैरान हो जाता है कि दो वुल्फ्स के बीच चेस का मैच चल रहा है। वैसे बाहर से तो ये वुल्फ देखने में काफी शांत लग रहे थे, लेकिन असल पूछा जाए तो मैच काफी इंटेंस चल रहा है। तभी लून वुल्फ को खेलता देखती है। उसको तो ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो इन वुल्फ को आराम से हरा देगी। वो उनके साथ खेली और थोड़ी देर बाद कोने में जाके बैठ गई थी, क्योंकि कुरु ने उसे हरा जो दिया था। और टिया जैसी बदतमीजी वो कुरु के साथ कर भी नहीं सकती, वरना कुरु उसकी वाट नहीं लगा देगा। अब उन सबको देख हारुकी भी उन सबके साथ महाजोंग खेलने लगता है। ये गेम काफी मुश्किल है, लेकिन कुरु ने इस गेम को भी समझ लिया था। पर चीजें सही चल रही थी। हारुकी को लग भी रहा था कि वो जीत जाएगा, लेकिन आखिर में कुरु ने उसे मात दे दी। बल्कि उस गेम में तो हारुकी सबसे लास्ट आया था। बेचारा हारुकी अपना दुखड़ा लेके वो भी लू की तरह कोने में बैठ गया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि ज़ोबुटोन वापस हाइबरनेशन में चला गया है। खैर, हमें पता चलता है कि हारुकी ने यहाँ के लोगों के बीच हमारे एक और गेम को इंट्रोड्यूस किया है, बॉलिंग गेम को। हारुकी ने यहाँ सभी पिलर्स को बदमाशों का नाम दिया है, क्योंकि ये लोग जानना चाहते थे कि हमें इन्हें गिराना क्यों है। लेकिन इस गेम में भी हारुकी से सारे पिलर नहीं गिर पाते। हर बार ये दो बदमाश हमेशा खड़े रह जाते थे। लेकिन इस बार जब हारुकी की वापस टर्न आई तो हारुकी ने इस बार वो दो भी गिरा दिए थे। लेकिन लो ने एक ही बार में सभी को गिरा के हारुकी से उसकी ये खुशी भी छीन ली थी। और ऐसे ही इनकी मस्ती पूरे विंटर चलती है। इन लोगों को पता भी नहीं चला कि स्प्रिंग का मौसम कब वापस लौट आया। इन लोगों ने सोचा ही था कि दिन की शुरुआत फसल उगा के करते हैं, लेकिन अचानक ही ज़ोबुटोन खतरे की घंटी बजाने लगता है। उन्होंने अपनी ओर एक ड्रैगन आता देखा, लेकिन टिया बताती है कि ये कोई ड्रैगन नहीं, उससे भी खतरनाक वाइवर्न है। उन्होंने इंतजार किया कि शायद ये उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि वाइवर्न उनके गांव पे हमला कर देता है। लू और टिया ने बैरियर से अटैक को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद वहां आग लग गई थी। सभी एल्फ्स उस आग को बुझाने लगती हैं। ये वाइवर्न बहुत ही ताकतवर होते हैं। लू और टिया भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगी। भागने का भी कोई मतलब नहीं बनता। ये वाइवर्न उन्हें बड़े आराम से पकड़ लेगा। अब सारी जिम्मेदारी हारुकी के ऊपर थी। लीडर होने के नाते उससे ही सबको प्रोटेक्ट करना होगा। लेकिन हारुकी करे क्या? हारुकी को अपने आप पे ही गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करता है, जिस कारण ऑलमाइटी वेपन एक भाले में कन्वर्ट हो जाता है। ये देख हारुकी को काफी हैरानी हुई, लेकिन ये सब सोचने का वक्त नहीं था। हारुकी भाले से वाइवर्न पर हमला करता है। वो भाला वाइवर्न के ताकतवर बैरियर को तोड़ते हुए वाइवर्न के पंखों को जा चीरता है। हारुकी का ऐसा रूप सभी ने पहली बार देखा था। हारुकी ने वाइवर्न जैसे ताकतवर क्रिएचर को जख्मी कर दिया। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा। हारुकी का भाला उसके पास वापस लौट आया। हारुकी एक बार फिर वाइवर्न की ओर वो भाला फेंकता है। इस बार वो भाला उसके आर पार हो गया था। वाइवर्न जंगल में जाके कहीं गिरा। उन्होंने जाकर देखा तो वाइवर्न की मौत हो चुकी थी। वैसे वाइवर्न का यहाँ दिखना काफी हैरान कर देने वाला था। हारुकी पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने उन पर जानबूझकर हमला करवाया हो, लेकिन टिया को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वाइवर्न को कंट्रोल करना काफी रेयर है। तो अगर इसका कोई मालिक होता तो वो इतने कीमती मॉन्स्टर को अकेले नहीं भेजता। शायद ये जंगली वाइवर्न था। ये लोग वाइवर्न को अपने घर ले आए और उसे आज रात का खाना बना दिया। वाइवर्न को लेके हमें एक कहानी सुनाई जाती है। बहुत सालों पहले एक राजा हुआ करता था। उसने कहीं से सुना था कि वाइवर्न का मीट काफी स्वादिष्ट होता है। उसे वाइवर्न का मीट चखना था। उसने वाइवर्न का मीट लाने अपनी आर्मी को भेजा, लेकिन उस राजा की आर्मी ही वाइवर्न का खाना बन गई और यहीं पे कहानी खत्म होती है। अब जब ये लोग रात में वाइवर्न के मीट का लुत्फ उठा रहे थे, तब टिया और लूक खुशियां मना रहे थे। खुशी इस बात की कि इनका स्वागत विलेज में हारुकी के पालतू ने किया था, हारुकी ने नहीं। असल में ये दोनों हारुकी की ताकत देख एकदम हैरान थे। अचानक सीन डीमन लॉर्ड के कैसल पर जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ के सभी जनरल किसी बात को लेके परेशान हैं। असल में उन्हें पता चला है कि किसी ने उनके वाइवर्न को 2 हिट में ही मार गिराया है। ये बात सुनते ही उनमें से एक रिजाइन करके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो वाइवर्न उनकी आर्मी जितना ताकतवर था और जो उसे 2 हिट में हरा सकता है, उसका सामना कैसे किया जाएगा। अगले दिन हारुकी अपने खेतों में किसी बात को लेके परेशान था। वो सोच रहा था कि वाइवर्न का मीट काफी स्वादिष्ट था, लेकिन किसी चीज की तो कमी थी।
आज इन सभी ने फैसला किया है कि वो लोग अंगूर से वाइन बनाने वाले हैं। भले ही हमारी दुनिया के मुकाबले यहाँ बहुत सी चीजें नहीं हैं, लेकिन वाइन को लेके तो ये भी तरक्की पे चल रहे हैं। जैसे ही सबको पता चला कि वो लोग वाइन बनाने वाले हैं, सभी ने मिलकर अंगूर इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अब अंगूरों को कुचलकर इनका रस निकालना था। लेकिन ऐसे तो थोड़ी परेशानी हो रही थी। ये लोग तय करते हैं कि चलो इस चीज को एक रिदम में करते हैं। एल्फ्स अपना क्लासिक गाना गाने लगी और उसकी रिदम पर ये लोग अंगूरों का रस निकालते। इसमें सभी को बहुत मजा आ रहा था। लू अपने साथ काय को भी ज्वाइन करवाती है और इसी खेल खेल में ये लोग 16 बैरल भर देते हैं अंगूरों के रस से। लेकिन फिर भी एल्फ्स कहती हैं, चिंता मत करो, इन्हें तो हम पी के खत्म कर देंगे। तो अब हारुकी के लिए चिंता करने वाली बात थी कि इतना भी उनके लिए कम ना पड़ जाए। अचानक सीन गॉड की तरफ जाता है, जो कि किसी से माफी मांग रहे थे। असल में गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर काफी गुस्सा है हमारे गॉड से, क्योंकि उन्होंने एक मासूम सी सोल को इतने खतरनाक जंगल में छोड़ दिया। हमारे गॉड सफाई देते हुए बोलते हैं, देखो तो हारुकी कितना खुश है। लेकिन गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर का गुस्सा खत्म ही नहीं हो रहा था, क्योंकि गॉड ने हारुकी की सोल को पनिश ही नहीं, उसे इतना ताकतवर हथियार दे दिया है जो कि ग्रिम वेपन का एक डुप्लीकेट है और ये वेपन अपने ही यूजर की उम्र को छीन लेता है। तो गॉड कहते हैं कि उन्होंने हारुकी को एक हेल्दी बॉडी दी है और उसके पास इंस्टेंट हीलिंग एबिलिटी भी है, तो हारुकी को कुछ नहीं होगा। लेकिन एक गॉड के द्वारा इतनी लापरवाही गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर से बर्दाश्त नहीं होती। और एक वजह ये भी थी कि हारुकी ने उनकी मूर्ति बनाते वक्त उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाया है। गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर ने अपने फादर को पनिश किया और कहा कि 3 सालों तक अब आप ऐसे ही बैठे रहेंगे। अब वापस अपनी दुनिया में हमने देखा कि आज फिर से खतरे की घंटी बजी है। आज फिर से हारुकी के पालतुओं ने एक लड़की को पकड़ा है, लेकिन इस लड़की को लू पहले से जानती थी। इस लड़की का नाम फ्लोरा है और ये लू की छोटी बहन है। ये लोग फ्लोरा को अपने साथ ले आए। हमें पता चला कि फ्लोरा यहाँ तक अपनी बहन को ढूंढते हुए आ पहुँची है और यहाँ आके उसे झटका मिला कि ये लड़का हारुकी उसकी बहन का हस्बैंड है। वो तो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी। ये बात सुनकर कुरु उसे डरावने तरीके से देखने लगता है। फ्लोरा डरते हुए बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी बहन क्या करती है। लू फ्लोरा को हारुकी की काबिलियत गिनवाती है कि कैसे उसने वाइवन को हराया था और कैसे वो इन वुल्फ्स का मालिक है। हारुकी को भी अब जाके पता चला कि कुरु एक वुल्फ है और ऐसा वैसा वुल्फ नहीं, इन्फर्नो वुल्फ है। लू को बड़ी हैरानी होती है कि हारुकी इतने वक्त से इनके साथ रह रहा था और वो इनकी असलियत ही नहीं जानता। खैर, हम देखते हैं कि हारुकी ने फ्लोरा के लिए काफी स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं और जो फ्लोरा को सबसे ज्यादा पसंद आया था वो था टोफू। वैसे तो यहाँ के लोग टोफू के बारे में नहीं जानते। हारुकी बताता है कि वो तो मिसो और सोया सॉस भी बनाना चाहता था, पर उसे बनाने के लिए फर्मेंटेड सोयाबीन की जरूरत थी। फ्लोरा भी लू की तरह इन सभी बातों को नोट कर रही थी। इसके अगले ही दिन फ्लोरा वापस शहर की ओर निकल जाती है। वो चाहते हुए बोलती है कि वो सभी को फर्मेंटेड सोयाबीन के बारे में बताएगी। अब इसके 1 महीने बाद फ्लोरा वापस लौट आई थी, पर इस बार वो अपने साथ कई सारी मेड्स को लेकर आई थी। उन मेड्स की लीडर आने बोलती है, मास्टर, हम आपके लिए किसी भी तरह का काम कर सकते हैं। फ्लोरा यहाँ अपने साथ 2 हेल्दी काऊ को भी लेकर आई थी, जिससे अब उनके पास दूध भी होगा और वो डेयरी प्रोडक्ट्स और चीज भी बना पाएंगे। लेकिन एक कोने में खड़ी टिया वहाँ सोच रही थी कि यहाँ हर स्पीशीज की पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, बस सिर्फ वही है जो सिर्फ एक एंजल है। ये सोच टिया घबराने लगती है। टिया ने कुछ दिन की छुट्टी ली और जब वापस लौटी तो वो अपने साथ 3 एंजल्स और कुछ लिजर्ड्स मैन को लेकर आई। उनका लीडर दादा अपने साथ एक मुर्गी लेकर आया था जो उन्हें अंडे दिया करेगी। ये देख हारुकी को काफी ज्यादा खुशी होती है और उसको खुश देख टिया भी खुश थी। इन सभी लोगों की वजह से ये जगह और भी ज्यादा सिविलाइज होती जा रही थी। वैसे तो ये मेड साफ सफाई के मामले में काफी ज्यादा अच्छी है और ये दिखने में ताकतवर तो लगती नहीं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। पर एक समस्या थी कि इन्हें खाना बनाना नहीं आता। हारुकी ने इन लोगों को खाना बनाना सिखाया और इनके हाथों बना हुआ पहली बार का खाना काफी ज्यादा स्वादिष्ट था। टिया के द्वारा लाई गई एंजल्स जंगल में निगरानी रखती हैं और लिजर्ड्स काफी ज्यादा ताकतवर हैं, इसीलिए ये लोग मेहनत वाला काम करते हैं। हारुकी ने दादा के ऊपर एक लाल रुमाल बांधा है क्योंकि सभी लिजर्ड्स एक ही जैसे दिखते हैं। तभी लिया हारुकी के पास आती है और बताती है कि वो बची हुई एल्फ्स को भी लेकर आ गई है
जो कि इतने वक्त से जंगल में भटक रही थी। पर हारुकी देखता है कि इनमें कोई भी लड़का नहीं है। लिया दुखी होकर बताती है कि कोई भी लड़का सरवाइव नहीं कर पाया था। ये बात सुनते ही हारुकी सबको रखने के लिए मान गया था। उसी रात हारुकी ने सभी स्पीशीज के रिप्रेजेंटेटिव को इकट्ठा करा। हारुकी खुश होकर बोलता है कि अब हम बहुत सारे हो गए हैं और अब ये जगह सच में एक विलेज बन चुकी है, तो इस विलेज का एक नाम होना चाहिए। उन्होंने सजेशन दिया कि विलेज का नाम हारुकी के नाम पे होना चाहिए, लेकिन हारुकी को लगता है कि नाम काफी अजीब हो जाएगा। तभी ज़ोबुटोन एक दरवाजा खोलने का इशारा देता है। उस दरवाजे के पीछे वही बड़ा पेड़ था जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। हारुकी ने विलेज का नाम रखा द ग्रेट ट्री विलेज। ये बात उन्होंने सबको जाके बताई। इस दिन को यादगार बनाने के लिए सेलिब्रेशन किया गया। अचानक वो सभी लोग हारुकी को मेयर मेयर कहकर पुकारने लगे। हारुकी ने कहा कि हमें पहले तय कर लेना चाहिए, तो लू बोलती है कि तुम ही इस जॉब के लिए बने हो। हारुकी देखता है कि सभी लोग वहाँ इस फैसले से खुश थे, तो हारुकी भी खुश हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पार्टी होती है शराब के साथ। वहाँ सभी लोग दबा के पार्टी कर रहे थे और वाइन पी रहे थे, लेकिन हारुकी अकेला बैठा हुआ था। टिया हारुकी को अपने पास बुलाती है और पूछती है कि वो कहाँ खोया हुआ है। हारुकी कहता है कि आज वो इतना खुश है कि ये सब उसे एक सपना लग रहा है। टिया बोलती है कि ये कोई सपना नहीं है, अब से हम सब साथ रहकर अपनी जिंदगी को जिएंगे। जिसके बाद टिया और हारुकी चेयर करते हैं। तभी नशे में पड़ी लू बोलती है, मुझे भी चेयर करना है। खैर, अगले दिन एक नए दिन की शुरुआत होती है। आज हारुकी अपने बसाए गांव का मेयर है, लेकिन उसके डेली रूटीन में कोई फर्क नहीं आया है। हारुकी जो हमेशा करता था आज भी वो वही कर रहा है। तभी अचानक ज़ोबुटोन खतरे की घंटी बजाने लगता है। एक घबराई हुई एंजल हारुकी को बताती है कि डिमोनिक किंगडम से एक मैसेंजर आया है। हमें पता चलता है कि ये तो बिजल है, जो कि इस गांव के लीडर से मिलने आया था, यानी कि वो हारुकी से मिलने आया था। बीजल ने एक एक्सपेंसिव गिफ्ट देते हुए बोला कि वो उनके लिए डीमन लॉर्ड की तरफ से एक संदेशा लेकर आया है। उस दिन लू की कही वो बात हारुकी को याद आती है कि कैसे ये पूरा जंगल डीमन लॉर्ड को बिलोंग करता है। अब हारुकी प्रेडिक्शन करने लगता है कि या तो ये लोग अब तक यहाँ रहने का उनसे टैक्स लेने आए हैं, या तो डीमन लॉर्ड उन्हें इस जंगल से भगा देना चाहते हैं। हारुकी को कोई भी फैसला सोच समझ के लेना होगा। वो लू और टिया की ओर देखता है और वो दोनों ही हारुकी को भरोसे की निगाहों से देख रही थी। उन्हें हारुकी पे यकीन था कि वो चीजें संभाल लेगा। हारुकी सेटलमेंट करने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि वो लोग यहीं रहेंगे और इसके बदले में वो डीमन लॉर्ड को 10% टैक्स देंगे, और ये टैक्स में फसल देने की बात कर रहे थे। ये सुन बिजल एकदम हैरान हो जाता है। हारुकी भी डर गया था कि कहीं उसने कम तो नहीं बोल दिया, लेकिन असल में तो बिजल इस सेटलमेंट को करने के लिए पागल सा हो रहा था। हारुकी कहता है, लेकिन आपको हर साल विंटर खत्म होने से पहले आना होगा। बिजल इसके लिए भी मान जाता है और इसके बाद उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ डील सिर्फ 10% फसल की हुई है। दूध, अंडे, शहद, शराब अगर चाहिए तो इसके लिए उनको धंधा यानी कि बिजनेस करना होगा। अब गुड बाय गिफ्ट लेकर बिजल वहाँ से चला जाता है। टिया और लू हारुकी के बातचीत करने के तरीके की तारीफ करते हैं, जो उसने टैक्स को 10% में ही फिक्स करवा दिया, नहीं तो टैक्स 50 से 60% देना पड़ता है। हारुकी को खुद भी यकीन नहीं होता कि वो इतना टैलेंटेड है, लेकिन ये अच्छी बात थी कि वो लोग साल में बस एक ही बार आएंगे। इससे उन्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि ये लोग क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं। तभी वहाँ लू काफी ज्यादा खुश होने लगती है, क्योंकि बिजल उन्हें काफी कीमती गिफ्ट देके गया था, एक ऐसा पोर्शन जो किसी भी चोट को ठीक कर सकता है। और दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड के कैसल में सभी जनरल इस बात से हैरान थे कि हारुकी ने उनके साथ समझौता कर लिया है। उनमें से एक बोलता है कि शायद वो लोग कोई षड्यंत्र रचा रहे हैं। बिजल को भी ऐसा ही लगता है, लेकिन वहाँ उनकी बात मानने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि वहाँ वैम्पायर्स की प्रिंसेस, सबसे ताकतवर एंजल और एल्व्स और इन्फर्नो वुल्फ की बहुत बड़ी सेना थी। ब्रिजल को जो लेकर आई थी वो कोई मामूली एंजल नहीं, वो तीनों किलर एंजल के नाम से जानी जाती हैं। तो ब्रिजल को ये डर था कि अगर उन्होंने ये ऑफर ठुकराया तो उनके बीच दुश्मनी हो सकती है। अभी जस्ट ब्रिजल ने नोटिस किया कि हारुकी का दिया तोहफा जिस कपड़े से कवर था, ये कपड़ा
उसी ग्रेट स्पाइडर डीमन के हाथों बना हुआ है जिसने पिछले डीमन लॉर्ड को बराबर की टक्कर दी थी। ये सुनते ही एक और जनरल रिजाइन कर देता है। हम देखते हैं कि ड्रैगन्स का रूलर ड्राइम, जो कि डीमन लॉर्ड के कैसल का रखवाला भी है, वो अपने सर्वेंट के साथ हारुकी के विलेज आया हुआ है और वो अपने साथ उनके लिए गिफ्ट भी लेकर आए थे। उस गिफ्ट के अंदर काफी कीमती तलवार थी। हारुकी उनसे जानना चाहता था कि ये लोग क्यों आए हैं और उनके लिए इतने कीमती तोहफे क्यों लाए हैं। ड्राइम का सर्वेंट बोलता है कि आप हमारे पड़ोसी हैं और पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते बना के रखने चाहिए। तभी हारुकी उससे पूछता है कि उसके मास्टर ने सिर क्यों झुकाया हुआ है। वो हारुकी से माफी मांगता है और अपने मास्टर को सिर उठाने को कहता है। और जब ड्राइम ने सिर उठाया तो हमने देखा कि ड्राइम कितना बड़ा ड्रैगन है और इतने बड़े ड्रैगन का हारुकी स्वागत कैसे करेगा। ये बात सुन ड्राइम अपनी बॉडी को ह्यूमन फॉर्म में ले आता है, लेकिन वो काफी घबराया हुआ लग रहा था। लेकिन तब उसकी सारी घबराहट उतर जाती है जब हारुकी उसका स्वागत शराब के साथ करता है। वो तो कहने लगता है कि वो यहाँ से कभी नहीं जाएगा, लेकिन ड्राइम का सर्वेंट उसे वहाँ से लेके ही जाता है। अब उनके जाने के बाद हारुकी सोच रहा था कि ये सब होना ठीक नहीं है। वो अपने मेहमानों का स्वागत एंट्रेंस पे नहीं कर सकते और वो घर में भी उन्हें नहीं बुलाना चाहते। ये लोग फैसला करते हैं कि वो लोग गेस्ट हाउस बनाएंगे और गेस्ट हाउस इतना बड़ा कि 30 लोगों के लिए काफी हो। जिसके बाद गेस्ट हाउस बनाने का काम शुरू हो जाता है। अब बारी थी कि गेस्ट का स्वागत कैसे किया जाएगा। हारुकी किलर एंजल्स को समझाता है कि वो लोग गेस्ट को रास्ता दिखाने की बजाय उनको अपने साथ यहाँ तक लेकर आएंगी और हारुकी, टिया और लू उनका स्वागत करेंगे। तभी दादा एक बहुत अच्छी बात बोलता है कि क्या होगा अगर उनके दुश्मन उनके गेस्ट बनकर आए तो। यही सोचकर वो लोग हारुकी के आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं और गेस्ट के स्वागत के लिए और भी लोगों को ऐड कर देते हैं ताकि वेलकम के साथ साथ सेफ्टी भी हो सके। फ्लोरा को भी उनकी मदद करनी थी। हारुकी फ्लोरा को गेस्ट पर नजर रखने का काम देता है, उन गेस्ट पे नजर रखने का जो कि पूरी रात रुकेंगे। अगले दिन बाय चांस कुछ बीस्टमैन हारुकी के विलेज में गेस्ट बनकर आते हैं। ये लोग हाउलिंग विलेज से आए हैं और ये हारुकी के विलेज के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं। लू उनका स्वागत करते हुए उन्हें गेस्ट रूम ले जाने की बात करती है, लेकिन उससे पहले वो पूछती है कि क्या आप सिर्फ इतने ही हो। उनका लीडर गाल्फ कहता है कि हम बस इतने ही हैं। तभी रिवील होता है कि 2 लोग छिपे हुए थे जिनको इन्फर्नो वुल्फ ने सूंघ लिया था, जैसा कि उनके लीडर ने कहा था कि वो सिर्फ इतने ही हैं। तो लू उसकी बात मानकर इनको मारने की बात करती है। गाल्फ उनसे माफी मांगता है और कहता है कि शायद ये लोग पीछे रह गए होंगे। खैर, इन लोगों का गेस्ट रूम में स्वागत किया जाता है। ऐसी खूबसूरती देख इन लोगों के मुंह से लार टपक रही थी, पर हम देखते हैं कि टिया ने बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया है। टिया को शक है कि ये लोग उनके मेहमान नहीं हैं, क्योंकि ये लोग खाली हाथ आए हैं और आखिर इनके 2 लोग पहले क्यों छिपे हुए थे। इन सभी बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये लोग इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट ना देकर इन्हें खाने के लिए कच्ची सब्जियां देते हैं। हारुकी को उनके लिए बुरा लग रहा था। वो मेड से कहता है कि उन्हें थोड़ी वाइन तो दे दो और ये सुनते ही मेड हारुकी पर ही भड़क जाती है, क्योंकि वो उनके लिए तोहफा नहीं लेकर आए थे। इसके बावजूद वो लोग कच्ची सब्जियां भी बड़े चाव से खा रहे थे। हारुकी मानता नहीं है और वो उन्हें वाइन दिलवा ही देता है, लेकिन मेड 2 से ज्यादा ग्लास देने से साफ मना कर देती है। अब हारुकी बड़े प्यार से उनसे पूछता है आखिर उनका विलेज कैसी जगह है। गाल्फ बताता है कि उनका विलेज 500 साल पुराना है और लगभग ये लोग सिर्फ 100 ही हैं। ये लोग सरवाइव करने के लिए हंटिंग और माइनिंग का काम करते हैं और ये लोग माउंटेन्स के पार ह्यूमंस के साथ ट्रेड करके ही अपना घर चला पाते हैं। लेकिन किसी कारणवश उनकी ट्रेड रुक गई है और अब ये लोग ऐसी जगह की तलाश में निकले हैं जहां वो ट्रेड कर सके। इनको हारुकी के विलेज के बारे में उस बंदे से पता चला है जो डीमन लॉर्ड के लिए काम करता है। टिया भी उनसे ये पूछ ही लेती है आखिर वो छिपे हुए क्यों थे। जवाब काफी अच्छा था, अगर बाकियों को कुछ हो जाए तो कोई तो होना चाहिए जो विलेज में रिपोर्ट दे सके। खैर, ये तो साबित हो गया था कि ये लोग इनके दुश्मन नहीं हैं, बल्कि सच में ये लोग इनके साथ बिजनेस करना चाहते थे। अब क्योंकि ये लोग करेंसी का यूज नहीं करते, इसीलिए ये लोग हारुकी के विलेज से क्रॉप्स के बदले बर्तन का ट्रेड करने वाले थे। इनके बनाए बर्तन को देख हारुकी तुरंत बिजनेस के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ट्रेड करने के लिए हारुकी को खुद हाउलिंग विलेज जाना होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का काम करना इनके लिए काफी मुश्किल है। हारुकी को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। सामान एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाने के लिए वो अपने पालतुओं का यूज कर सकता था। अब डील फिक्स होने के बाद उनके वापस जाने का वक्त हो गया था। जाने से पहले उन्हें अपनी बड़ी गलती का भी पता चला कि जब दूसरों के यहाँ जाया जाता है तो उनके लिए गिफ्ट लेके जाया जाता है। इनको ये बात नहीं पता थी
इनके गांव में ऐसा कोई रिवाज नहीं है और इनका गांव वैसे भी काफी गरीब है। गाल्फ बोलता है कि अगली बार जब वो आएंगे तो पक्का तोहफा लेके आएंगे, लेकिन कोई महंगा तोहफा लाना उनकी हैसियत में नहीं है। हारुकी कहता है कि गिफ्ट मायने नहीं रखता, उसके पीछे की वैल्यूज मायने रखती है। अब इसके कुछ देर बाद ही चीजें तैयार हो चुकी थी हाउलिंग विलेज तक पहुंचाने के लिए, पर जैसा हारुकी ने सोचा था कि वो सामान हाउलिंग विलेज तक पहुंच जाएगा, इसके लिए लिया और लू साफ मना कर देते हैं। आखिर उनके विलेज के मेयर को थोड़ी भेजा जा सकता है। हारुकी की जगह टिया ट्रेड करने वाली थी। वैसे तो इनको हाउलिंग विलेज तक पहुंचने में 10 दिन लगते, लेकिन ड्राइम उनकी मदद करने के लिए मान गया था, पर बदले में उसे बहुत सारी वाइन चाहिए थी। ड्राइम ने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो यहाँ बार बार आता रहेगा और जब भी वो आता है वो हर बार कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर आता है। दूसरी तरफ हाउलिंग विलेज में हम कुछ लोगों को देखते हैं हारुकी के आने का इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने लगभग उम्मीद छोड़ ही दी थी। उन्हें यकीन हो गया था द ग्रेट ट्री विलेज से कोई नहीं आने वाला, और तभी वो आसमान में ड्राइम को देखते हैं। उनको ऐसे आता देख वो लोग घबरा गए थे, लेकिन टिया ने सब मैनेज कर लिया था और कुछ दिन के सफर के बाद ये लोग विलेज वापस लौट आते हैं। लेकिन ड्राइम बहुत ही दुखी था क्योंकि वहाँ के लोग उसकी सारी वाइन पी गए थे। हारुकी ने ड्राइम को ये कहकर खुश कर दिया कि उसे बहुत सारी वाइन मिलेगी। टिया बताती है कि हाउलिंग विलेज के मेयर की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई है। वो लोग अपने विलेज से यहाँ कुछ लोगों को भेजना चाहते थे। लगभग 20 बीस्ट गर्ल हारुकी के विलेज को ज्वाइन करना चाहती हैं। वैसे तो हारुकी को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर उनके विलेज में सिर्फ लड़कियां ही आती रही तो उनके विलेज का तो कोई फ्यूचर ही नहीं रहेगा। हारुकी टिया से कहता है कि वो लोग उनकी रिक्वेस्ट मान लेंगे अगर वो उनके साथ 2 लड़कों को भी भेजे तो। हारुकी की बात को मान लिया जाता है और कुछ दिनों के बाद हाउलिंग विलेज से वो सारी बीस्ट गर्ल यहाँ पहुँच चुकी थी। वो सारी घबराई हुई लग रही थी। वो कहती हैं कि वो लोग सब कुछ करने को तैयार हैं, बस वो लोग उन्हें विलेज से निकाले ना। हारुकी काफी काइंड होते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और वो पूछता है कि बाकी के लड़के कहाँ हैं। इस लड़की का नाम सीना है और ये अपने साथ 3 बच्चों को लेकर आए थे जो कि हारुकी के विलेज के भविष्य तो बनेंगे, लेकिन इसमें काफी वक्त लगने वाला है। वैसे तो बीस्ट गर्ल भी यहाँ रहने में कंफर्टेबल हो चुकी हैं, लेकिन उन्हें भी हारुकी के पालतू से बहुत डर लगता है। एक दिन हारुकी को पता चलता है कि बीस्ट गर्ल भी मैजिक कर पाती हैं। एक्चुअली यहाँ सभी लोग मैजिक कर पाते हैं सिवाय हारुकी को छोड़ के। हारुकी को बुरा तो लगता है, लेकिन वो कहता है कि वो करेगा जिसमें वो अच्छा है। अचानक ही वो जगह भूकंप से हिलने लगती है। एक किलर एंजल आके बताती है कि बियर मॉन्स्टर और स्नेक मॉन्स्टर आपस में लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई से जंगल पर काफी बुरा असर पड़ रहा था और अगर उन्हें रोका नहीं गया तो नुकसान हारुकी के विलेज तक को हो सकता है। हारुकी पूछता है क्या हम उन्हें खा सकते हैं? किलर एंजल हैरान हो जाती है। वो हारुकी को उस जगह ले जाती है जहाँ बियर मॉन्स्टर और स्नेक मॉन्स्टर आपस में लड़ रहे थे। उन मॉन्स्टर ने उन दोनों को देख लिया था। एंजल डर गई थी। वो कहती है कि हमें हेल्प लेकर आनी चाहिए, पर हारुकी के कहने पर वो उसे नीचे ले आती है और हारुकी ने अपने ऑलमाइटी टूल से एक ही वार में दोनों को खत्म कर दिया था। जब बाकी सबने ये देखा तो उन्हें तो यकीन ही नहीं होता कि उनका मेयर इतना ज्यादा ताकतवर है। अब उन दोनों के मीट से हारुकी ने कमाल की 2 डिश बनाई जो कि सभी को काफी ज्यादा पसंद आई, लेकिन हारुकी को अपने प्लेट में किसी चीज की कमी लग रही थी। हारुकी फ्लोरा से मिलने उसकी लैब में जाता है। उसे एक ऐसे आइटम की जरूरत थी जो हार्मफुल बैक्टीरियाज को मार दे। फ्लोरा उसे एक ऐसा आइटम दे देती है जिसका यूज वो अपनी रेसिपी में कर सकता है। अब जाने से पहले हारुकी पूछता है कि मीसो बनाने का काम कैसा चल रहा है। फ्लोरा दुखी होकर बताती है कि बहुत बेकार चल रहा है। जैसे हारुकी ने बताया था उसने वैसा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। तो उसने कुछ केमिकल्स मिलाकर देखे तो धमाका ही हो गया। हारुकी कहता है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन उससे पहले वो लोग मेयोनीज बनाएंगे। हारुकी ने अंडे, नमक और विनेगर का यूज करके मेयोनीज बनाई जो कि इतनी स्वादिष्ट बनी कि फ्लोरा उसे रूखा ही खाने लगती है। और अब बारी थी मीसो बनाने की। मीसो बनाने के लिए हारुकी ने सोयाबीन्स को पानी में भिगोया, जिसके बाद वो ऑलमाइटी टूल से कुछ करता है और काफी देर मेहनत करने के बाद वो उन्हें स्टोर करके रख देता है। हारुकी बोलता है कि जितने वक्त तक ये ऐसे रहेंगे उतने ही स्वादिष्ट बनेंगे। तभी लू वहाँ आती है और बताती है कि कुछ गेस्ट आए हैं। हम देखते हैं कि ये कुछ ड्वार्फ मैन थे जो उनके विलेज के साथ बिजनेस करना चाहते थे। उन्होंने
उन्होंने द ग्रेट ट्री विलेज में मिलने वाली हाई क्वालिटी अल्कोहल के बारे में सुना है। ये ड्वार्फ चाहते हैं कि वो अल्कोहल इनके साथ भी शेयर की जाए, लेकिन सारी लड़कियां अल्कोहल शेयर करने से मना कर देती हैं। ड्वार्फ बताते हैं कि उनके पास बिजनेस करने के लिए कोई चीज नहीं है, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी है। उन्होंने यहाँ के खेतों की फसल देखी और वो बताते हैं कि उनके पास काफी रेयर फसल मौजूद है और वो अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके तरह तरह के अल्कोहल बना सकते हैं। ये बात सुनकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि उन्हें दूसरे फ्लेवर की अल्कोहल पीने को मिलेगी। ड्वार्फ ने अपना काम शुरू कर दिया और थोड़ी देर की मेहनत के बाद उन्होंने विस्की बनाई। हारुकी ने उसे पीकर देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि ये काफी स्ट्रॉन्ग है। हारुकी बताता है कि उस दिन से ड्वार्फ भी उनके साथ ही रहने लगे और उन्होंने उनके लिए वेलकम पार्टी भी रखी। हारुकी भी खुश था क्योंकि आखिर कोई तो उसके जैसा इस विलेज में आया। हारुकी डोनोवन से पूछता है क्या उसे यहाँ कोई लड़की पसंद आई। डोनोवन कहता है कि यहाँ की सारी लड़कियाँ बहुत खूबसूरत है, लेकिन सभी लड़कियाँ उससे छोटी हैं और असल में तो डोनोवन को औरतें पसंद है जिनकी मूछें और दाढ़ियाँ हों। अब इसके अगले दिन हारुकी जब खेतों में काम करने जा रहा था तभी अचानक खतरे की घंटी बजती है। हारुकी ने आसमान में देखा तो कोई ड्रैगन उनके विलेज में आ रहा था। हारुकी ने तुरंत अपना वेपन उस पर तान दिया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ड्राइम उससे लड़ रहा है और तभी एक और व्हाइट ड्रैगन वहां आने लगता है। हारुकी ने तुरंत उस पर हमला कर दिया, लेकिन वो हारुकी के अटैक को डॉज कर लेती है। हारुकी वापस उस पर हमला करने वाला था, पर तभी ड्राइम का असिस्टेंट बीच में आ जाता है और बताता है कि ये उनके दुश्मन नहीं है। हमें पता चलता है कि ये तो ड्राइम की फैमिली है। ड्राइम की बेटी का नाम लास्टिन मून है और उसकी वाइफ का नाम लून है। हमें पता चलता है कि जब भी ड्राइम हारुकी के विलेज में आता था हमेशा छिप कर आता था, जिस कारण उसकी बेटी और उसकी वाइफ को उस पे शक होने लगा। तो सच की तलाश में ही ये लोग यहाँ आए थे। अब हमें ये बात भी पता चलती है कि ड्राइम जो गिफ्ट लेकर आता था वो असल में अपने खजाने से चुरा कर लाता था। हारुकी ने तो ड्राइम के लिए पर्सनल हाउस भी बनवा दिया था और अब उसे रियलाइज हो रहा है कि ये अच्छा आइडिया नहीं था। ड्राइम अपनी वाइफ और बेटी को समझाने लगता है कि वो तो इस विलेज के साथ रिलेशन बना रहा है। ये सुन लून को और भी गुस्सा आने लगता है। हारुकी उनसे माफी मांगता है, वो उनकी असलियत को जानता नहीं था। ड्राइम उसे माफी मांगने से मना करता है और बोलता है कि इसमें उनकी ही गलती थी। हारुकी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ड्राइम बोलता है कि अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। लून को रियलाइज हो चुका था कि हारुकी कितना ताकतवर है। मून अपनी माँ से बोलती है अगर वो उस हमले को डॉज नहीं करती तो वो वहाँ मारी जा सकती थी। लून बताती है कि वो हमला इतना तेज था कि वो डॉज कर ही नहीं सकती थी। उसकी पुरानी दोस्त ने उसे बचाया, यानी कि ज़ाबूटोन। उसने मौके पर लून को पीछे खींच लिया था। मून की माँ उसे यहीं रुकने का ऑर्डर देती है। वो बोलती है कि ऐसी ताकत को वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। मून को यहाँ रहकर इस चीज का ध्यान रखना था कि ये ताकत कभी उनके खिलाफ ना जा सके। अपनी माँ का ऐसा डरावना चेहरा देख मून उनकी बात मान लेती है। हारुकी को भी मून के यहाँ रहने से कोई दिक्कत नहीं थी। मून ने पहले दिन से ही काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो इतनी ताकतवर थी कि उससे कोई काम ठीक से होता ही नहीं था और वो हर एक काम को बिगाड़ देती थी। और इतना ही नहीं, मून के यहाँ होने से गायों ने और मुर्गियों ने दूध अंडे देना बंद कर दिया था। ड्रैगन इतने ताकतवर होते हैं कि सभी जानवर उनसे डरते हैं। टिया बताती है कि ड्रैगन सिर्फ ताकतवर ही नहीं, इंटेलिजेंट भी होते हैं। ये बात सुनकर हारुकी को एक आइडिया आता है। अगली बार जब विजल यहाँ फ्रूट्स का ट्रेड करने आया था, उसने यहाँ मून को देखा, जिसको विलेज के रिलेशनशिप को संभालने का काम मिला है। मून को यहाँ देख बिजल की हालत खराब होने लगती है। मून बताती है कि उनके पास कुछ चीजों के स्टॉक कम है, इसीलिए उसे कुछ और लेके जाना होगा। डरा हुआ बिजल बस उसकी हाँ में हाँ मिलाता जाता है और सामान तैयार होते ही तुरंत वहाँ से निकल जाता है। और उसने सबको जाके बताया कि अब उनके पास ड्रैगन भी है। ये बात सुनकर सभी लोग काफी चिंता में आ जाते हैं। बिजल को समझ आ गया था कि उन्हें उन पर नजर रखनी होगी। बिजल अपनी बेटी को बुलाता है, जिसको वो द ग्रेट ट्री विलेज पर नजर रखने को कहता है। इसके साथ ही बिजल अपनी बेटी के लिए थोड़ा चिंतित भी था, लेकिन वो अपने पिता का काम करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसने अपने मैजिक का यूज करके द ग्रेट ट्री विलेज पर नजर रखना शुरू कर दिया। वो ये देख एकदम हैरान थी कि इतने खतरनाक जंगल के बीच इन्होंने इतना खूबसूरत और सिविलाइज्ड विलेज बना लिया है। वो उनके विलेज जाती है
जहाँ उसका स्वागत मून ने किया। फ्लोरेन को यकीन नहीं होता कि इतनी ताकतवर ड्रैगन यहाँ है। मून उसे हारुकी के खेत दिखाने लगती है। फ्लोरेन को समझ नहीं आ रहा था कि ये लेजेंडरी ड्रैगन उसे ये फूल पत्तियां क्यों दिखा रही है। तभी एक एंजल मून को बताती है कि हाउलिंग विलेज से कुछ मैसेंजर आए हैं। फ्लोरेन को काफी अच्छा मौका मिल गया था यहाँ के मिलिट्री स्ट्रक्चर को समझने का। उसने बीस्ट गर्ल, लिजर्ड मैन और ओग्रे मीट्स को देखा और अंदाजा लगा लिया कि अगर उनकी मिलिट्री पूरी ताकत से लड़े तो उनकी जीत हो सकती है। लेकिन फिर उसकी नजर लू पे पड़ती है। फिर उसने टिया को देखा और यहाँ पे इन्फर्नो वुल्फ और स्पाइडर मॉन्स्टर्स को देखकर उसे समझ आ चुका था कि उनका जीतना नामुमकिन है। उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह चूर हो गया था। वो सोचने लगती है कि इतनी ताकतवर मिलिट्री को लीड करने वाला कितना ताकतवर होगा। तभी हारुकी वहाँ डोलता हुआ उससे टकरा जाता है। हारुकी उससे पूछता है, क्या तुम यहाँ खो गई हो? इतने में ही फ्लोरेन चिढ़ जाती है और बोलती है कि मैं इतनी कमजोर भी नहीं कि एक आम इंसान को उसकी चिंता करनी पड़े, और हारुकी को डांट कर वहाँ से चली जाती है। और बाद में उसे पता चला कि उसने जिसको डांटा है वही इस गांव का मेयर है और उसने उसे हारुकी के पावर लेवल के बारे में भी बता दिया था। ये सब जानते ही फ्लोरेन की हालत टाइट होने लगती है। अब कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि फ्लोरेन ने भी यहाँ सबकी मदद करना शुरू कर दिया है। हारुकी को भी पता चल गया है कि ये बिजल की बेटी है और कुछ वक्त तक वो यहीं रहने वाली है। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसको देखते ही वो कांपने क्यों लगती है। वैसे आज हारुकी नोटिस करता है कि टिया जो स्लाइम लेकर आई थी वो अचानक मल्टीप्लाई होने लगी हैं और उनका कलर भी चेंज होता जा रहा है। उनमें से एक स्लाइम ने वाइन का पूरा बैरल पी लिया था, जो देख सभी लड़कियां बहुत गुस्सा हो जाती हैं। वो स्लाइम्स को सजा देना चाहती थी। तभी फ्लोरेन याद दिलाती है कि स्लाइम्स को दर्द नहीं होता तो उनको पनिशमेंट देने का कोई फायदा नहीं है। उस दिन के बाद से वो स्लाइम उनके हर एक सेलिब्रेशन को ज्वाइन करता है, पर क्योंकि ऐसी स्लाइम सिर्फ एक है तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत तो तब होगी जब इसकी जैसी और आ जाएंगी। आज अचानक हारुकी खाना खाते वक्त कहता है कि इसके साथ अगर सी फूड भी होता तो और मजा आता। ये सुनकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिर सी फूड होता क्या है। हारुकी बताता है जैसे मछली और क्रैब। ये सुन टिया हैरान हो जाती है क्योंकि इस वर्ल्ड में क्रैब बहुत ही बड़े होते हैं और उनका शेल काफी मजबूत होता है। फ्लोरेन उन्हें डीमन किंगडम की बाउंड्री पे मौजूद पोर्ट सिटी के बारे में बताती है, जहाँ पर सी फूड का ही ट्रेड होता है। फ्लोरेन और मून पोर्ट सिटी के लिए तुरंत निकल पड़ते हैं और 3 दिन बाद वो लोग अपने साथ वहाँ के एक व्यापारी को लेकर आए, जो गोरोन कंपनी का प्रेसिडेंट माइकल था। वो उन्हें अपने प्रोडक्ट दिखाता है। माइकल कहता है कि वो यहाँ सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ही नहीं आया है, वो और 3 जरूरी काम से आया है। पहला, वो हारुकी से मिलना चाहता था। दूसरा, वो फ्यूचर में उनके साथ और भी ट्रेड करना चाहता है। और तीसरा कि वो इस गांव का ऑफिशियल ट्रेडर बनना चाहता है, मतलब कि वो हारुकी की तरफ से दूसरों से बिजनेस करेगा। माइकल काफी स्किल्ड व्यापारी है और वो उनके क्रॉप्स के अच्छे दाम दिलवा सकता है। जाने से पहले माइकल कहता है कि वो अगली बार अल्कोहल की ट्रेडिंग करना चाहेगा। ये सुनते ही मून भड़क जाती है और अल्कोहल देने से मना कर देती है। माइकल की फट गई थी, वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। और अब हमें पता चलता है कि इतने वक्त तक माइकल बहुत ही डरा हुआ था। 3 दिन पहले जब माइकल को पता चला था कि कुछ लोग व्यापार के लिए आए हैं, वो उन्हें मना करने वाला था। लेकिन अचानक माइकल को अजीब फील होने लगता है। जब माइकल की उनसे मुलाकात हुई तो वो ये देख हैरान हो गया कि क्राउन फैमिली की बेटी और लेजेंडरी ड्रैगन, जो कि बहुत ही खतरनाक है, वो यहाँ आई है। उसे अंदाजा था कि इनके साथ धंधा करना काफी रिस्की है। लेकिन जब उसने उनके लाए आइटम्स को देखा तो उसका गुजराती दिमाग दौड़ने लगा, जो कि उससे कह रहा था कि इस काम में रिस्क तो है लेकिन प्रॉफिट उससे भी ज्यादा है, क्योंकि ये अपने साथ अपने खेत के फल लेकर आए थे और आजकल डीमन किंगडम में इन फलों की ही बातें चल रही हैं। और इसी वजह से माइकल हारुकी से मिलना चाहता था। बेचारे माइकल की पूरे वक्त फटी हुई थी। खैर, आज इस दुनिया में सभी ने पहली बार सी फूड खाया और इन्हें ये सी फूड काफी ज्यादा पसंद आता है। अगले दिन हम देखते हैं कि तीसरी बार विलेज पर ड्रैगन का हमला हुआ है और यह वाकई जंगल को नुकसान पहुंचा रहा था। वो व्हाइट ड्रैगन हारुकी को चिढ़ाने लगता है। हारुकी ने अपने वेपन से उस पर हमला किया लेकिन वो मिस कर गया। लेकिन दूसरी बार उसका अटैक मिस नहीं होता
वो ड्रैगन घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। जब हारुकी ने उस जगह जाकर देखा तो वो एक लड़की थी और वो हारुकी के आगे सरेंडर कर देती है। हारुकी उस लड़की से पूछता है कि उसने जंगल पर हमला क्यों किया। वो लड़की जवाब देने ही वाली थी कि तभी ड्राइम बीच में आ जाता है। उसने हारुकी को बताया कि ये मून की बड़ी बहन है। इस लड़की का नाम हाकुरन है और वो बोलती है कि वो मून के होने वाले पति को देखने आई है। आखिर वो कितना काबिल है। यहाँ पर हाकुरन हारुकी की ही बात कर रही थी। हारुकी ड्राइम को देखने लगता है। ड्राइम बोलता है कि शायद उसने नशे में कुछ भी बक दिया होगा और ड्राइम बोलता है कि हाकुरन यहाँ हारुकी को परखने नहीं आई है, असल में उसे मून से जलन हो रही है। हाकुरन गुस्से में बोलती है कि हाँ उसे जलन हो रही है क्योंकि मून उससे छोटी है और उसकी शादी उससे पहले हो रही है। ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हारुकी गुस्से में हाकुरन से कहता है अगर तुम यहाँ खेलने आई हो तो ठीक है। हम देखते हैं कि हारुकी हाकुरन से उसी जंगल की सफाई करवा रहा है जिसका नुकसान उसी ने किया था, लेकिन इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। हाकुरन ने उनके साथ खाना खाया और वो हारुकी के बनाए गेम्स को भी खेलती है, लेकिन इस बार गेम में ट्विस्ट था। वो लोग महाजोंग खेलने वाले थे पर इस बार दोनों को कुछ दाव पे लगाना था। हारुकी के पास दाव पे लगाने के लिए कुछ नहीं था तो हारुकी कहता है कि अगर वो हारा तो वो अपने कपड़े उतार देगा। अब इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि हारुकी के शरीर से सारे कपड़े उतर चुके हैं, बस उसका लंगोट ही बाकी रह गया है। अब अपनी इज्जत को बचाने के लिए हारुकी को ये मैच जीतना जरूरी था, लेकिन वो अपनी लंगोट को भी खो बैठता है। दूसरी तरफ बेजल उन्हें बताता है एंशिएंट ड्रैगन हाकुरन ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया है। जनरल्स घबराए हुए थे क्योंकि अब वो इतने ताकतवर हो चुके हैं कि पूरी कंट्री पर कब्जा कर सके, लेकिन डीमन लॉर्ड किसी और बात को लेकर परेशान थे। आज उनकी बेटी ने उन्हें बस एक ही बार गुड मॉर्निंग कहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक और जनरल ने रिजाइन कर दिया है। खैर हम विलेज में देखते हैं कि हाकुरन ने कुछ वक्त तक यहीं रहने का फैसला किया है। वैसे तो हाकुरन कई कामों में बहुत अच्छी है, लेकिन वो काम करने में कंप्लेन करती है। वो कोई भी काम नहीं करना चाहती, लेकिन हारुकी उसे काम देता रहता है। पर अब हाकुरन बच्चों को पढ़ाने का काम करती है और ये काम वो काफी अच्छे से कर रही थी। अगले दिन गांव में कुछ लामिया गर्ल्स कई कीमती सामान लेकर आती हैं। वो हारुकी के विलेज से मदद चाहती थी। हारुकी को पता चलता है कि उसके पालतुओं ने इनके घरों पर हमला कर दिया है। हारुकी उनके जेम्स लेकर उन्हें फल सब्जियां देता है और साथ में ऊपर पहनने के लिए कुछ कपड़े भी देता है और साथ ही हारुकी ने इन्हें काम भी दिया था। ये लोग सामान पहुंचाने का काम करते थे और इनके आने के बाद से धंधा और भी तेजी से बढ़ रहा है। अब एक बार फिर सीन डीमन कैसल की ओर जाता है, जहां पर 3 अनजान लड़कियां डीमन लॉर्ड की बेटी को भड़का रही थी। वो कहती हैं कि द ग्रेट ट्री विलेज कुछ तो खतरनाक प्लान कर रहा है और साथ ही उन्होंने फ्लोरेन को भी बंदी बना लिया है। प्रिंसेस ने फैसला कर लिया था कि वो द ग्रेट ट्री विलेज पर हमला करेगी। ये बात बीजल के द्वारा फ्लोरेन को पता चलती है। फ्लोरेन को यकीन नहीं होता क्योंकि उसने डिटेल में बताया था कि ये विलेज कितना ज्यादा ताकतवर है। फ्लोरेन को पता चलता है कि ये कारस्तानी उसके ही फॉलोअर्स ने की है। बीजल ने डीमन लॉर्ड से बात करके ये सब टालने की कोशिश की, लेकिन डीमन लॉर्ड कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। फ्लोरेन अपने पिता से पूछती है क्या वो डीमन लॉर्ड से बात करे, लेकिन बेजल उसे समझाता है कि उसके ऐसा करने से डीमन किंगडम उसे दुश्मन समझेगा। बेजल एक बेहतर सुझाव देता है कि उनके प्लान को पूरा होने ही नहीं देना है। कल वो लोग 300 लोगों के साथ विलेज पर हमला करने वाले हैं, तो फ्लोरेन गांव के कुछ लोगों की मदद लेके उन्हें डरा के भगा सकती है। फ्लोरेन को भी यही ठीक लगता है क्योंकि अगर बाकियों को पता लगा तो वो तो डीमन किंगडम पर तबाही मचा देंगे। अगले दिन लामिया गर्ल्स की मदद लेके फ्लोरेन सभी सिपाहियों को डरा कर भगा देती है। बदले में इनको फ्लोरेन एप्पल्स के 10 बॉक्सेस देने वाली है। हम देखते हैं कि फ्लोरेन उन तीनों लड़कियों को और प्रिंसेस को विलेज में ले आई है। हारुकी को सामने देख वो तीनों लड़कियां काफी घबराई हुई थी। जब हारुकी ने फ्लोरेन से जवाब पूछा तो फ्लोरेन कहती है कि इनको पनिशमेंट मिली है और पनिशमेंट में उन्हें यहाँ काम करना है। अगर ये तीनों नहीं करेंगी तो समझ जाओ क्या होगा। और प्रिंसेस के बारे में फ्लोरेन बताती है कि इसका नाम यूरी है और ये यहाँ का काम देखने आई है। हारुकी फ्लोरेन पर यकीन कर वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही फ्लोरेन इन्हें धमकी देती है कि उन्हें यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को छिपा के रखना होगा। अगर ये लोग ठीक से काम करेंगे तो इनकी गलतियों को माफ कर दिया जाएगा। ये बात वो प्रिंसेस से भी कह रही थी। प्रिंसेस उसकी बात को मान लेती है। इसके बाद फ्लोरेन उन्हें विलेज दिखाती है। प्रिंसेस को भी यहाँ पे काफी मजा आ रहा था, लेकिन ये तीनों लड़कियां
बाज नहीं आती। वो रात में यहाँ से भागने का प्लान करती हैं, लेकिन हारुकी के पालतुओं से कौन ही बच पाएगा। उन्होंने सुबह भी भागने की कोशिश की, लेकिन ज़ाबुटोन के चलते वो इसमें भी फेल हो जाते हैं। उन तीनों ने हार मान ली और वो विलेज में मदद कराने लगते हैं। प्रिंसेस को ये जगह काफी ज्यादा पसंद आई। उन्हें पछतावा होने लगता है कि वो यहाँ पे वॉर करने वाली थी, पर वो इसमें गलती फ्लोरेन की ही बताती है, क्योंकि वो उन्हें बिना बताए आई थी। हमें पता चलता है कि फ्लोरेन और प्रिंसेस बचपन के बेस्टी है। फ्लोरेन प्रिंसेस से माफी मांगती है और कहती है कि अब ये गलती फिर कभी नहीं होगी। दूसरी तरफ उन तीनों लड़कियों को भी यहाँ रहने में काफी मजा आने लगा था। लू ने देखा कि उनके विलेज को कुछ नए लोगों ने ज्वाइन किया है। तभी हारुकी नोटिस करता है कि लू की हाइट थोड़ी छोटी लग रही है। लू कहती है कि शायद उसका ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक ठीक से काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। अगले दिन प्रिंसेस खेत में काम करने की जिद करती है। वो तीनों प्रिंसेस को ये काम करने से मना कर रही थी। ये काम छोटे लोग करते हैं, इसमें उनके कपड़े गंदे हो जाएंगे। ऐसा काम प्रिंसेस को शोभा नहीं देता। प्रिंसेस पूछती है, क्या हमें ये छिपाना नहीं था? फ्लोरेन उन तीनों को तीखी नजर से देखने लगती है। अब वो तीनों भी टांग नहीं अड़ाती। अब वो सब मिलकर फार्मिंग का काम करने लगते हैं। आज पहली बार फार्मिंग का काम करने से उन्हें रियलाइज हुआ कि फार्मिंग का काम कितना मजेदार होता है। लेकिन अब प्रिंसेस को यहाँ से जाना होगा। वो उन बच्चों से कहती है कि वो उनसे मिलने वापस जरूर आएगी। बीस्ट गर्ल प्रिंसेस को गुड बाय गिफ्ट में कुकीज देती है, पर लेकिन प्रिंसेस के साथ वो तीनों नहीं जा रही थी। वो कहती है कि अभी उनकी सजा खत्म नहीं हुई है। खैर, बिजल प्रिंसेस को अपने साथ ले जाता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड काफी परेशान है, क्योंकि जब से उनकी बेटी विलेज से आई है वो उनसे ठीक से बात नहीं कर रही। डीमन लॉर्ड को लगने लगता है कि उनकी बेटी को कोई पसंद आ गया है। डीमन लॉर्ड ने उसे खत्म करने का फैसला कर लिया था। बेजल उन्हें यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस अब समझदार हो गई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि विंटर वापस आ रहा है और उसकी तैयारी के लिए फसल को काटना और उसे स्टोर करने का काम भी शुरू हो गया है। लेकिन इस बार फसल कुछ ज्यादा ही हो गई थी। उनके पास स्टोर करने के लिए जगह ही नहीं बची। मून हारुकी से पूछती है कि क्या वो थोड़ी क्रॉप अपने घर पहुंचा दे। हारुकी कहता है कि ये काफी अच्छा आइडिया है। हाकुरन भी पूछती है कि क्या वो भी अपने घर थोड़ी सब्जियां पहुंचा दे। हारुकी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। हमें पता चलता है कि मून और हाकुरन में चाचा ताऊ वाला रिश्ता है और हाकुरन के माता पिता भी काफी जाने माने ड्रैगन हैं, बल्कि वो तो जगह के राजा हैं। खैर, मून थोड़ा सामान अपने घर पहुंचा देती है। वापस विलेज जाने से पहले वो माइकल से मिलती है। माइकल से उसे पता चला कि एक समुद्री मॉन्स्टर उनके व्यापार के काम में बाधा बन रहा है। माइकल के कहने पे मून उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है और आज रात वो उसी मॉन्स्टर का मीट खाने वाले थे। हाकुरन भी कुछ क्रॉप्स लेकर अपने घर गई, लेकिन वो वापस कुछ लोगों को साथ लेकर लौटी। ये लोग माउंटेन एल्फ हैं, जो कि फायर मैजिक जानते हैं। लिया बोलती है कि ये लोग भी मीट खाते हैं। खैर, इन लोगों के लीडर का नाम या है। या कहती है कि वैसे तो वो लोग माउंटेन में रहते हैं, पर अब पहाड़ों में खाना ढूंढना काफी मुश्किल हो गया है। हारुकी उन्हें यहाँ रहने की परमिशन दे देता है, जो सुन ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। यह बताती है कि वो लोग काफी अच्छे हंटर हैं और वो अपना शिकार खुद ही पकड़ सकते हैं। या ने शिकार पकड़ने के लिए जंगल में ट्रैप्स बिछा दिए, लेकिन यहाँ के मॉन्स्टर के काफी स्ट्रॉन्ग होने के कारण कोई भी मॉन्स्टर उसमें नहीं फंसता, बल्कि इसके चक्कर में वो घायल होकर वापस लौटती है। हारुकी कहता है कि नहीं होता तो कोई बात नहीं, पर खुद को नुकसान तो मत पहुंचाओ। हम देखते हैं कि हारुकी पॉट बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार वो नाकाम हो जाता है। यहाँ की मिट्टी पॉट बनाने के लिए ठीक नहीं थी। उसे पॉट बनाने के लिए क्ले की जरूरत थी। यह कहती है कि ये काम वो कर सकती है। वो लोग माउंटेन से आए हैं और उनके लिए क्ले ढूंढना बाएं हाथ का खेल है। या हारुकी के लिए क्ले ले आती है और हारुकी ने उससे पॉट भी बना लिया था। इसके कुछ देर बाद लिया हारुकी के पास आती है। वो बताती है कि उन्हें जंगल में एक डंजन मिला है। हारुकी उस डंजन की जांच पड़ताल के लिए कुछ सर्वे टीम भेजता है। वैसे फाइनली हारुकी ने लड़कों के लिए भी अलग से बाथ हाउस बना लिया है। अगले दिन हारुकी की मंडली बताती है कि उस डंजन में स्नेक मॉन्स्टर है। एल्फ्स जिद करने लगती हैं कि उन्हें उसे मारना होगा। एल्फ्स का कहना था कि स्नेक मॉन्स्टर का मीट उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एल्फ्स बताती हैं कि स्नेक मॉन्स्टर का मीट कई न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। उसको खाने से पति पत्नी के बीच अच्छा रिलेशन बनता है और उनके बच्चे हो जाते हैं। हारुकी को समझ आ गया था कि वो बहुत बड़े खतरे में है। वो बहाने बनाता है कि सर्दियां आ ही चुकी हैं, हम ये काम विंटर के बाद भी कर सकते हैं।
फाइनली सर्दियाँ वापस लौट आती है। हमें पता चलता है कि कुछ वक्त से लू की तबीयत खराब चल रही है। सभी लोग लू की चिंता कर रहे थे। लू बोलती भी है कि वो कुछ दिनों में खुद ही ठीक हो जाएगी। अचानक बीस्ट गर्ल सना पूछती है क्या उसे खट्टा खाने का मन कर रहा है। लू बोलती है कि कर तो रहा है। सना बताती है कि ऐसा उनके विलेज में एक लड़की के साथ भी हुआ था और कुछ महीनों बाद उसे एक बेबी हुआ, यानी कि लू प्रेग्नेंट है। लेकिन ये हुआ कब? लेकिन लू के प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर सभी लोग खुशी से पागल हो जाते हैं। हारुकी अब और भी ज्यादा लू पर ध्यान देने लगा था, जिसके लिए लू मना भी करती है। लेकिन एक दिक्कत थी कि हारुकी बेचारा सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, क्योंकि अगर वो उठता है तो सारी मेड्स भी उठ जाती है, जिस कारण उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती और उनके लिए ही हारुकी जल्दी नहीं उठता। वैसे खेतों का काम काफी अच्छा चल रहा है, बल्कि पहले से और बेहतर हो गया है। तभी आन्या शिकायत करने आती है कि उस स्लाइम ने वापस पूरा वाइन का बैरल पी लिया है। इसीलिए आन्या को काफी गुस्सा आ रहा था। हारुकी आन्या को शांत करने की कोशिश करता है। वैसे ब्रेकफास्ट का वक्त हो चुका है, लेकिन अब ये लोग इतने ज्यादा हो चुके हैं कि साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। इसीलिए अब खाना 3 ग्रुप्स में होता है। पहले ग्रुप में विलेज के मेन पर्सन खाना खाते हैं, दूसरे ग्रुप में मेड्स खाना खाती हैं, तीसरे ग्रुप में वो लोग खाना खाते हैं जो खाना ही लेट खाते हैं। पर हाकुरेन का तो अलग ही चल रहा है। वो तो तीसरे ग्रुप में भी नहीं आती, वो तो बस सोती ही रहती है। तभी मारिया द किलर एंजल विलेज की रिपोर्ट देती है। वो बताती है कि कल 3 मॉन्स्टर रैबिट विलेज में घुसने की कोशिश कर रहे थे, पर कुरू ने सबको खत्म कर दिया। हारुकी बताता है कि किलर एंजल अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, पर इस कारण जब उनकी ड्यूटी खत्म होती है तो उनकी बॉडी शट डाउन मोड में चली जाती है, जिस कारण उन्हें लिजर्ड मैन पर ही डिपेंड होना पड़ता है। वही उनके कपड़े धोने जैसे काम करते हैं। आज हारुकी खेतों में नोटिस करता है कि ये अजीब सी चीज वापस फसलों पर लग गई है। वैसे तो ये फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन हारुकी इन्हें फिर भी हटा देता है। अब हारुकी का खेत पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। इसको संभालना भी मुश्किल है, लेकिन हारुकी को मोटिवेट करती हैं ये फसलें। अब लंच के दौरान दागा बताता है कि गाय को बछड़ा हुआ है, उसकी खुराक को बढ़ाना होगा, तो हारुकी ने भी इसके लिए हाँ कर दिया था। तभी लिया को भी याद आता है कि उनका स्टोरेज रूम भरने वाला है, तो वो पूछती है कि क्या उन्हें बची फसलें माइकल को बेच देनी चाहिए। हारुकी को भी ये आइडिया पसंद आता है। अब लंच के बाद हारुकी वापस काम पे लग जाता है। अब गांव में काफी लोग हो चुके हैं, तो खेतों का काम काफी आसानी से हो जाता है। लेकिन पौधे बोने का काम आज भी हारुकी करता है, और इसके साथ ही छोटे मोटे काम जैसे वो बच्चों के खिलौने बना लेता है। गॉड के दिए ऑलमाइटी टूल की वजह से हारुकी हर काम कर सकता है। कभी कभी वो मेड्स की ट्रेनिंग को भी ज्वाइन करता है। मेड्स हमेशा बैटल की ट्रेनिंग करती है, क्योंकि वो हर खतरे के लिए हमेशा तैयार रहना चाहती है। और साथ ही अगर वो ऐसे ही खाती रही तो एक दिन मोटी हो जाएंगी और वो अपनी मेड ड्रेस को भी नहीं पहन पाएंगी। आज हारुकी भी ट्रेनिंग करने का फैसला करता है, लेकिन तलवार तो उससे चलती नहीं है। तभी वो या के वेपन को देखता है, जो कि छोटा सा नाइफ था। हारुकी को लगा इसे चलाना काफी आसान होगा, लेकिन उसका एक निशाना ठीक नहीं लगता। हारुकी को रियलाइज हुआ कि मामूली हथियार उसके टाइप के नहीं है। वो अपने स्पेयर का यूज करता है और पूरे टारगेट को ही उड़ा देता है। ये देख या एकदम हैरान हो जाती है कि उनका मेयर कितना ज्यादा ताकतवर है। खैर रात हो चुकी थी और डिनर का भी टाइम हो गया था, लेकिन आज मेड से खाना मीठा बन गया है, जो कि हारुकी से खाया भी नहीं जाता, लेकिन वो ऐसा कहता भी नहीं है। तभी फ्लोरेन वहाँ आती है, जिसको हारुकी के लिए प्रिंसेस की तरफ से मैसेज मिला है। प्रिंसेस को कुछ सेब और जोबुटेन के हाथों से बनी ड्रेस चाहिए थी। पिछली बार जो जोबुटोन ने उनके लिए ड्रेस बनाई थी वो उन्हें काफी पसंद आई है। हारुकी भी कहता है कि जोबुटोन को भी अच्छा लगेगा। अब डिनर करने के बाद फाइनली हारुकी को जन्नत नसीब हुई है। लड़कियों के बाथ हाउस में वो कभी रिलैक्स कर ही नहीं पाता था। अब हारुकी जब वापस अपने रूम में जा रहा था, तभी उसे फील होने लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। ये और कोई नहीं, लिया और बाकी सभी हैं। ये बस हारुकी की सुरक्षा के लिए उस पे नजर रख रहे हैं। अगले दिन हारुकी डॉफ से जाके मिलता है। हमें पता चलता है कि दिन हो या रात, डॉफ हमेशा शराब बनाते रहते हैं। वो तो हारुकी को अंगूरों की फसल को और भी बढ़ाने को कहते हैं। हारुकी खेत में जाकर देखता है तो सोचने लगता है कि ये होगा कैसे। तभी सना भगी भगी वहाँ आती है, जो कि बताती है कि विलेज में कोई अनजान घुस आया है। हारुकी ने देखा कि ये अनजान जीव उसकी बनाई गॉड की मूर्ति के सामने अपना सिर झुका रहा है। किलर एंजल्स हैरान थी कि उन्हें तो इसके आने का पता ही नहीं चला। तभी लू वहाँ आती है और वो उस आदमी को पहचान लेती है। ये है प्रोजिनेटर, वैम्पायर्स का पूर्वज।
वो यहाँ ये देखने आया है कि क्या सच में लू प्रेग्नेंट है। वैसे मैं आपको बता दूं कि वैम्पायर्स ह्यूमंस की तरह इंटीमेट नहीं करते और ये पहली बार हुआ है तो प्रोजिनेटर इस बच्चे का ध्यान रखने को कहता है। हमें पता चलता है कि प्रोजिनेटर की उम्र 4000 साल है और अपने शरीर को जवान रखने के लिए ये अपनी मेमोरीज को इरेज कर लेते हैं, सिवाय कुछ इम्पोर्टेंट मेमोरीज को छोड़कर। अब इसके बाद प्रोजिनेटर गॉड की बनाई मूर्तियों की तारीफ करने लगता है। प्रोजिनेटर जब छोटा था तब उसकी मुलाकात गॉड से हुई थी, लेकिन प्रोजिनेटर को उनका रूप याद नहीं है, पर उसे यकीन है कि वो हारुकी की बनाए मूर्ति के जैसे ही दिखते थे। हारुकी समझ जाता है कि प्रोजिनेटर को गॉड की मूर्तियां चाहिए। हारुकी इन मूर्तियों को देने से तो मना कर देता है, लेकिन वो उसके लिए एक और नई बनाता है जो कि प्रोजिनेटर को काफी ज्यादा पसंद आती है। जाने से पहले प्रोजिनेटर पूछता है कि उसे इसकी कितनी कीमत देनी होगी। हारुकी ने कहा कि गॉड व्यापार करने की चीज नहीं है। हारुकी से खुश होकर प्रोजिनेटर वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद दूसरों से हमें पता चलता है कि प्रोजिनेटर एक वीआईपी, एक खास इंसान है। प्रोजिनेटर उस मूर्ति को एक टेम्पल लेकर आया। इस टेम्पल में आए प्रोजिनेटर को 50 साल बीत चुके हैं। उसने हारुकी की बनाई मूर्ति को उस टेम्पल में स्थापित कर दिया। उस टेम्पल का पंडित भी उस मूर्ति की तारीफ करता है और कहता है कि हमें इसके कलाकार का नाम इस पर लिख देना चाहिए, लेकिन प्रोजिनेटर ऐसा करने से मना कर देता है। वो हारुकी की पीसफुल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। हारुकी को भी ये चीज पसंद नहीं आती, लेकिन प्रोजिनेटर कहता है कि ये बात सभी टेम्पल तक पहुंचा दी जाए कि जिसने इस मूर्ति को बनाया है उसकी इज्जत की जाए और साथ ही द ग्रेट ट्री विलेज की भी इज्जत की जाए। विलेज में हम लू को पियानो बजाते हुए देखते हैं, जो कि प्रोजिनेटर ने ही लू को तोहफे में दिया है। वो नोबल लड़कियां भी इस पियानो को बजाना चाहती थी, लेकिन ये काफी कीमती पियानो है और उन्हें डर था कि ये कहीं उनसे खराब ना हो जाए। वो रोते हुए हारुकी के पास जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें एक पियानो चाहिए जिस पर वो पियानो की प्रैक्टिस कर सके। हारुकी कहता है कि हमारे पास तो पहले से ही पियानो है, लेकिन भले ही पुराना, उन्हें दूसरा पियानो चाहिए था। हारुकी माइकल से बात करता है और वो एक प्रैक्टिस पियानो का इंतजाम करवा देता है। उस पियानो के आने के बाद सभी लोग अपना हाथ उस पर साफ करने लगते हैं और उनके इसी शौक ने हारुकी की रात की नींद हराम कर दी थी। वेल गर्मियाँ वापस लौट आई हैं और ये सब लोग खेतों में ही काम कर रहे थे। लंच का भी टाइम हो चुका था, सभी लोग लंच करने लगते हैं, लेकिन हारुकी अभी भी खेतों में काम कर रहा था। तभी लू वहाँ आती है और उसे आराम करने को कहती है। हारुकी उसकी बात को मान लेता है और वो दोनों साथ ही लंच करने लगते हैं। लू ने अपने मैजिक से हारुकी के जूस में बर्फ पैदा कर दी, जिसको पीकर हारुकी अंदर तक ठंडा हो गया। लू उसे सलाह देती है कि उसे इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए, वरना वो काम करते करते बेहोश हो जाएगा। हारुकी कहता है कि मेरी छोड़ो, तुम अपना बताओ। लू बताती है कि वो एकदम ठीक है, कोई उसे काम करने ही नहीं देता, सभी लोग उसकी मदद करते हैं। इसके कुछ देर बाद हम सभी लड़कियों को लू के साथ देखते हैं, जो कि लू से पूछते हैं कि क्या उसे चलने में परेशानी होती है। लू कहती है कि वो एकदम ठीक है, बस उसे परेशानी इस बात की है कि वो वाइन नहीं पी पा रही है। ये बात सुन के सबको बुरा लगता है। सभी लोग हारुकी से रिक्वेस्ट करते हैं कि सारी शराब को बेच दिया जाए। सबको इस बात का बुरा लग रहा था कि वो लू के बिना शराब कैसे पी सकते हैं, लेकिन वो अपने आप पे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे, इसीलिए अगर अल्कोहल होगी ही नहीं तो वो पी भी नहीं पाएंगे। हारुकी कहता है कि आइडिया तो अच्छा है, लेकिन बाद में तुम पछताओगे, क्योंकि शराब को बनने में बहुत ही मेहनत और टाइम लगता है। इससे अच्छा आइडिया हारुकी देता है कि हमें इसे स्टोर कर लेना चाहिए। वाइन को जितने वक्त तक स्टोर किया जाए उसका स्वाद उतना ही निखर के आता है। अब 1-2 दिन बाद हम डॉफ को देखते हैं, जो कि उदास बैठे हुए थे। हारुकी ने उनसे बात की। डॉफ्स को लगने लगा था कि उनसे कोई गलती हो गई है, क्योंकि कोई उनकी वाइन को पी ही नहीं रहा है। हारुकी उन्हें सारी बात समझाता है। सब पता चलने पर वो भी वाइन स्टोर करने लगते हैं। इसके बाद हारुकी लू से मिलने उसके रूम में जाता है। लू अपने रूम में आराम कर रही थी, तभी हारुकी की नजर वहाँ पड़े फूल पर पड़ती है। ये कोई मामूली फूल नहीं है, ये फूल टिया और बाकी एल्फ्स ने लू को दिया है। ये काफी रेयर फूल है जिसके अंदर से ठंडी हवा निकलती है। उसी वक्त या उस कमरे में आ जाती है जो लू के लिए दवाइयाँ लेकर आई थी। ये कोई मामूली दवाइयाँ नहीं, काफी मुश्किल से मिलने वाली दवाइयाँ हैं। उसके बाद मून वहाँ आती है और वो भी उसके लिए गिफ्ट लेकर आई थी। ऐसे ही सभी लोग लू को गिफ्ट देते हैं। वहाँ काफी सारे तोहफे हो चुके थे। उनमें से एक तोहफे पर हारुकी की नजर जाती है, जो कि एक हथौड़ा था। ये गिफ्ट डॉफ ने दिया है। तभी अचानक लू के पेट में दर्द होने
होने लगता है, मतलब कि छोटे हारुकी के आने का वक्त हो गया था। तुरंत सभी लोग बच्चे की डिलीवरी के लिए तैयार हो जाते हैं। हारुकी कमरे से बाहर चला गया था, वो काफी टेंशन में था। हारुकी उसी पेड़ के उसी खाली हिस्से में जाता है जो कभी उसका पहला घर हुआ करता था। हारुकी कैसे शुरू में सोचा करता था कि उसे अकेला रहना है, लेकिन आज उसके पास कितने सारे लोग हैं। इसके कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि हारुकी को लड़का हुआ है। हारुकी का बेबी काफी हेल्दी और बहुत ही प्यारा था। लूक कहती है कि वो दोनों मिलकर इसको ताकतवर बनाएंगे। हारुकी भी इस पर हाँ कहता है। तभी अचानक छोटा हारुकी रोने लगता है और हारुकी से वो चुप भी नहीं हो रहा था, जिसके बाद बाकी सभी छोटे हारुकी को चुप कराते हैं। अब कहानी एक हफ्ते आगे जाती है। हारुकी बताता है कि वैसे तो उसका बच्चा हाफ वैम्पायर और हाफ ह्यूमन है, लेकिन शक्ल से तो वो इंसान ही लगता है। हारुकी सोच रहा था कि उसे सबके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि सभी ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। हारुकी मेन लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें विलेज के नए सिस्टम के बारे में बताता है। हारुकी ने अपने हाथों से रिवॉर्ड मेडल बनाए हैं, जो कि अब उनके विलेज की करेंसी बनेगी, जिससे वो लोग विलेज में काफी चीजें ले सकते हैं। और हारुकी ये मेडल उन लोगों को देगा जिन्होंने विलेज को बनाने में मदद की है। हारुकी सभी विलेजर्स को 3-3 मेडल दे देता है। इन करेंसी का यूज वाइन खरीदने में किया गया और किलर एंजल ने करेंसी से ड्राइम के हथियार खरीद लिए, तो कुछ लोग उसे अपने कमरे में सजा के रख लेते हैं। अब हारुकी का काम भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। एक तो वो अपने हाथों से मेडल बनाता, ऊपर से उसे कई सारे फर्नीचर बनाने पड़ रहे थे जो कि करेंसी का यूज करके उससे बनवाए जा रहे थे। अब इसके कुछ देर बाद जब हारुकी अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ बैठा हुआ था, तब एक बच्चा कॉइन लेकर आकर कहता है कि उसे कॉइन के बदले में एक बेबी चाहिए। लिया वहाँ खड़ी सोच रही थी कि क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हारुकी उसकी विश को पूरी नहीं कर सकता था। वो बच्चा रोना शुरू कर देता है, तो हारुकी ही उनके लिए उनका बेबी बन जाता है। आज रात बहुत बड़ी पार्टी हो रही थी। छोटे हारुकी के बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए ड्वार्फ लू को वही हथौड़ा लाने को कहते हैं। हमें पता चलता है कि ड्वार्फ ने एक स्पेशल वाइन बनाई है हारुकी और लू के लिए। उसी के बैरल को लू को इस हथौड़े से खोलना था। हारुकी और लू मिलकर उस बैरल को खोलते हैं, जिसके बाद वो वाइन सभी लोगों में बंटती है। इस नई वाइन ने पार्टी में एकदम नई जान डाल दी थी। वो लोग उस वाइन को स्टोर करके रख देते हैं ताकि जब छोटा हारुकी बड़ा होगा तब वो इस वाइन को पी सके। यहाँ दूसरी तरफ डीमन कैसल में एक जनरल डीमन लॉर्ड को हारुकी के बच्चे के बारे में बताता है। वो बोलते हैं कि उन्हें द ग्रेट ट्री विलेज के साथ अच्छे संबंध बना के रखने होंगे। वो सुझाव देते हैं कि अगर डिमोनिक किंगडम से किसी की शादी उस विलेज में हो जाए तो वो लोग हमेशा सेफ रहेंगे। डीमन लॉर्ड गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी किसी से नहीं करेंगे, भले ही कुछ भी हो जाए। वैसे विलेज में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर कुछ देर बाद उन्हें खबर मिलती है कि लगभग 100 लोग उनके विलेज में रहना चाहते हैं। हारुकी के लिए फैसला करना काफी मुश्किल था, क्योंकि 100 लोगों के लिए तो नया विलेज बनाना पड़ेगा। लू कहती है कि वो नया विलेज बनाने के लिए तैयार है। हारुकी समझाता है कि ये कोई चुटकी भर का खेल नहीं है, इसमें बहुत ही मेहनत और वक्त लगेगा। पर सिर्फ लू ही नहीं, सभी लोग इसके लिए कहते हैं कि उन्हें एक और विलेज बनाना चाहिए, तो हारुकी भी उनकी बात को मान लेता है। और यहाँ पे इस एनिमे का पहला सीजन खत्म होता है। एक फार्मिंग लाइफ एनिमे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना प्रीटी गुड हो सकता है। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में बताओ ना, आखिर इस सीरीज में आपकी नई वाइफू कौन है। और मैं आपको बता दूं कि हमने डिस्कॉर्ड पर एक नया सर्वर बनाया है जहां पर मैं ज्यादातर वक्त अवेलेबल रहता हूं। प्लीज हमारे सर्वर को ज्वाइन करो ना, मैं आपको लिंक कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बोलो बोलो करोगे ना, चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे ना, वीडियो को लाइक भी करोगे ना। थैंक्स यार, आप लोग जो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। वैसे अभी तो हमें नहीं पता कि इसका अगला सीजन कब आने वाला है। अगर आपके पास इसकी लीक्स है तो कॉमेंट्स में बताओ यार।